अपोकलिप्स की शुरुआत उसी दिन हुई जब कोरिया के प्रेसिडेंट ने ऐलान किया कि जापान पर गिरा ये एस्टेरॉयड लोगों को ज़ॉम्बीज में बदल रहा है। खून प्यासे फ्लैश ईटर्स हर तरफ दौड़ रहे हैं और दुनिया खत्म होने वाली है। लोग चीख रहे हैं, भाग रहे हैं, किसी को नहीं पता कहाँ जाएं। पर एक बंदा बिल्कुल तैयार है। उसके पास दूसरे वर्ल्ड में अपना सेफ शेल्टर है और वो महीनों से ये दिन इंतजार कर रहा था, ज़ॉम्बी एसेस क्रश करने का। ये बंदा है हमारा एमसी ज़ियोंग हो। कुछ महीने पहले ज़ियोंग हो और उसके दोस्त सुरा खेलते थे सबसे मुश्किल वर्चुअल सर्वाइवल गेम इतना स्वेटी और पेनफुल था कि ज्यादातर प्लेयर्स ने खेलना ही छोड़ दिया। ज़ियोंग हो की पार्टी ने भी उसे धोखा दे दिया। वो लोग कभी दोबारा लॉगिन ही नहीं हुए। वो अकेला गेम खेलता रहा, स्ट्रीम करता रहा, मॉन्स्टर्स को फेस करते हुए बेस्ट बन गया। अपनी बोरिंग लाइफ से तंग आकर एक दिन उसने हेडगियर उतार दिया और अपनी सारी पब्लिक स्ट्रीम्स डिलीट कर दी। शेफ की लाइफ पर फोकस किया और एक क्यूट गर्ल उसकी फेवरेट कस्टमर भी बन गई। मजे में उसने रियल लाइफ में स्टेटस विंडो बोलकर देखा और शॉक में जम गया जब उसकी आंखों के सामने सच में एक नीली स्क्रीन तैरने लगी। उसी गेम की तरह स्टैट्स दिख रहे थे, बस एक अलग एबिलिटी के साथ, प्राइवेट पोर्टल। टेस्ट करते हुए ज़ियोंग ने ह्यूमन साइज्ड वॉर्प गेट बना दिया। उसके दिमाग में एक ही डर घूम रहा था, अगर गेम रियल है तो अपोकलिप्स शुरू करने वाला मीटियोर भी रियल होगा। इंटरनेट पर उसे उसी एस्टेरॉयड के बारे में एक आर्टिकल मिला और उसका शक और गहरा हो गया। पोर्टल उसके सामने चमक रहा था, पहले एस्टेरॉयड की कंफर्मेशन और अब ये, कुछ तो गड़बड़ है। वो हिचकिचाया, क्या अंदर जाना भी चाहिए? पावर्स नहीं, प्लान्स नहीं, पैसे नहीं, पर आखिर में उसने पास पड़ी एक लैडल उठा ली। उसने लैडल को पोर्टल के अंदर डालकर दूसरी तरफ की मिट्टी निकाली और समझ गया कि पोर्टल उसे गेम के लैबिरिंथ स्टेज में नहीं भेज रहा। ये अच्छा था, पर यह भी सवाल उठ गया कि कहीं ये उसे अर्थ के ही किसी रैंडम कोने में तो नहीं फेंकता। बैग्स पैक करके उसने खुद को मोटिवेट किया और पोर्टल में कदम रख दिया। दूसरी तरफ पहुंचते ही उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। एक खूबसूरत सीनरी जहां अर्बन चीजों का नाम नहीं और मौसम बहुत ठंडा। फोन में सिग्नल नहीं, मतलब ये जगह रिमोट है, बहुत दूर। अगर वो यहां फंस गया तो बस खुद ही रास्ता ढूंढना होगा। उसने शार्पी निकाली और एक पेड़ पर 0 लिख दिया, मार्किंग शुरू। वो चलता रहा और जंगल का कोई अंत नहीं दिखा। तभी उसे नजदीक से ग्लेयर महसूस हुआ। एक क्रीचर उस पर झपटा। वो डर से जम गया, लेकिन शुक्र है ये सिर्फ एक गॉर्जियस वैली डियर निकला, फ्लैश ईटिंग मॉन्स्टर नहीं। सिस्टम ने उस क्रीचर को ऑटो आइडेंटिफाई किया। इसका मतलब ये जगह अर्थ नहीं है। डियर उसे देखता है और फिर चुपचाप भाग जाता है। हमारे एमसी को भी ये ऑड लगा कि वो इतना शांत था, लेकिन कम से कम अग्रेसिव नहीं था। हाँ, अगर ब्लड थर्स्टी मंकीज या बोर्स मिल गए तो हालत खराब हो जाएगी। और वैली डियर तो सुरा गेम में कभी था ही नहीं। यही प्रूफ था कि ये रेल्म गेम की दुनिया से भी अलग है, बस सर्वाइवल लाइफ के कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ। ब्लेड निकालकर वो आगे बढ़ा, रेडी फॉर एनीथिंग। डिजास्टर को वो अब भी डिनाई कर रहा था, लेकिन तभी उसे वो चीज दिखी, सन एप्पल, चमकता हुआ मिस्टिकल फल। पहले सोचा खाना सेफ है या नहीं, फिर एक बाइट लिया। जैसे ही उसने टेस्ट किया, सिस्टम ने स्टैमिना रिस्टोर का मैसेज दिया और उसका शरीर हल्के पीले ग्लो में चमक उठा। बिल्कुल गेम के सन एप्पल जूस जैसा इफेक्ट। और यही फाइनल प्रूफ था कि यह सब सच है। फ्रूट्स के पास गॉब्लिन पूप भी पड़ा था, मतलब डेंजर रियल है। ज़ियोंग ने गहरी सांस ली, अब उसे पता था कि दुनिया सच में खत्म होने वाली है। पोर्टल वापस खोलकर वो अपने वर्ल्ड में लौट आया और सॉल्यूशन सोचना शुरू किया। अपोकलिप्स आने वाली थी, तो उसने गेम के सारे पुराने फुटेज निकालकर पर्सनल हार्ड ड्राइव में सेव कर लिए। हर बार उसने गेम स्ट्रीम किया था, अब वही उसकी गाइड बनने वाली थी। न्यूज़ भी कंफर्म हो गई, जापान में एस्टेरॉयड गिरने वाला है 32 दिनों में, और वहीं से अपोकलिप्स शुरू होगी। उसे तैयारी करनी थी, क्योंकि गेम के सबसे खराब मैकेनिक्स में से एक था आयरन डेथ डिजीज, एक फिनोमिनन जो अर्थ के हर मेटल को कुरोड करके डस्ट में बदल देता है। बिल्डिंग्स गायब, व्हीकल्स खत्म और ज़ॉम्बीज को बढ़त मिल जाती है। मेटल खत्म होने के बाद सोसाइटी सीधा स्टोन एज में चली जाती है। ये डिजीज गेम में 1 साल चलता था, लेकिन शॉनो को भरोसा था कि ये पोर्टल के अंदर नहीं फैल पाएगा। एनालिसिस पूरा करके उसने अपनी सारी बचत प्रीमियम सर्वाइवल गियर पर लगा दी। रियल लाइफ कॉल ऑफ ड्यूटी ज़ॉम्बी लॉबी में उतरने जा रहा था भाई। रात में फोरम्स चेक किए तो कुछ लोग अपनी अवेकेंड एबिलिटीज गलत कामों में इस्तेमाल कर रहे थे। उसे गुस्सा आया। सुबह उसने और सप्लाईज खरीद ली और वापस आते हुए एक हंटिंग बो भी ले आया। करते करते उसे रियलाइजेशन हुआ कि शायद वो ओवरथिंक कर रहा है, शायद वो गलत भी हो। पर फिर सोचा गलत भी हुआ तो पैसे दोबारा कमा लेगा। घर लौटकर उसने अपनी शॉप पर क्लोजिंग साइन लगा दिया।
तभी उसके पीछे से आवाज आई, ट्यूज चाय, सोलो लेवलिंग वाली चाय हेन। उसने पूछा कि शॉप क्यों बंद है। शॉन हो ने कहा थोड़ा रीमॉडलिंग चल रहा है। लड़की ने मजाक में पूछा क्या उसने बहुत पैसे कमा लिए। वो जल्दी से बात खत्म करके अंदर चला गया, लेकिन लड़की ने उसे रोककर कुछ पूछने की कोशिश की, फिर ब्लश होकर कुछ बोले बिना वापस चली गई। जियोंग को क्यूरियस तो हुआ, पर उसने डिसाइड किया कि डिस्ट्रैक्शंस छोड़कर अब असली काम करेगा। तो उसने कमांड दिया, ओपन द पोर्टल। गेम में उसका स्टाइल हमेशा प्ले मेकर वाला था, पूरी स्ट्रैटेजी और प्लानिंग। कॉम्बैट स्किल्स एवरेज थे, दिमाग स्ट्रांग था। सुरह में स्टैट्स कमाने का तरीका कॉम्प्लिकेटेड था। लेवल अप से नहीं, हंटिंग और एस्टोरेशन से स्टैट्स मिलते थे। अब वो दूसरे रेल में अपनी बो स्किल्स होन कर रहा था। कोई ट्रेनिंग नहीं, कोई टीचर नहीं, तो यूट्यूब ट्यूटोरियल से सीख रहा था। जोंगो ने सही पोस्टर बनाया, एम लिया, गेम वाली फील वापस आ गई और उसने एरो छोड़ दिया। एरो सीधा टारगेट पर लगा। वो खुद चौंकिया जैसे चोजन वन हो। लेकिन हाथ की सोनेस बता रही थी कि उसकी सबसे बड़ी कमी स्ट्रेंथ है, इसलिए उसने तय किया कि फिजिकल इंडोरेंस बढ़ानी है। बेसिक तैयारी होने के बाद अगला स्टेप, दो बातें जरूरी थीं। पहला, मॉन्स्टर हंटिंग का सही तरीका बनाना। दूसरा, एक होम बेस बनाना जहां वो अपनी सप्लाई स्टोर कर सके। लेकिन इस वक्त नीदर वेपन्स थे और न सप्लाईज, क्योंकि सब डिलीवरी में थे। अपनी तैयारी करते हुए वो गोल्डन एप्पल्स हंट करता रहा और किस्मत ऐसी चली कि उसे बार बार मिलते गए। कुछ जगहों को मार्क करके उसने खुद को अपोकलिप्स के लिए रेडी करना सिखा दिया। यही अर्ली प्रेपरेशन उसका सुरा गेम में भी सबसे बड़ा सर्वाइवल रीजन था। चलते हुए एक्सैंग हो को गॉब्लिन की वेस्ट दिखी। वो इसे ढूंढ ही रहा था, एक सिंपल मकसद के लिए। गॉब्लिन्स हमेशा ग्रुप्स में घूमते हैं, लेकिन यहाँ जमीन पर केवल एक पीस पड़ा था, लिटरली एक ही। इसका मतलब साफ था, यहाँ कोई अकेला गॉब्लिन घूम रहा है। हमारे इंस्पेक्टर प्रो मैक्स उस वेस्ट को देखकर जज कर लेता है कि ये गॉब्लिन शायद किसी ग्रुप से निकाला गया आउटकास्ट है। सियोन हो समझ जाता है ये उसका गोल्डन टिकट हो सकता है, इसे हंट करना ही होगा। रात होते होते वो लोन गॉब्लिन को ढूंढता रहा। वुल्स की आवाजें वैली के पास होने का सिग्नल थीं और तभी उसने वही गॉब्लिन देख लिया। सियोन हो एक पेड़ के पीछे छिप गया। गॉब्लिन बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था जैसा गेम में होता था। गॉब्लिन सबसे लो ग्रेड मॉन्स्टर्स होते हैं। उनके वेपन्स बस पियर्स और पॉइजनस डार्ट्स, और उनकी सबसे बड़ी पहचान होती है अपने अपोनेंट्स को म्यूटिलेट और टॉर्चर करना। इसीलिए हमारे एमसी ने लॉन्ग रेंज वेपन यानी बो चुना था। सामने वाला गॉब्लिन बूढ़ा लग रहा था, कमजोर हालत में, और उसके पास कोई वेपन भी नहीं था। सोंगहो ने तुरंत बो तैयार कर लिया। काम बना रहा तो उसे पता था कि ये किल हो जाएगा। उसने एरो छोड़ा और वो गॉब्लिन के हाथ को चीरता हुआ निकल गया। हेड पर एम था, लेकिन ये भी काफी था। एडवांटेज उठाकर वो दूसरा शॉट लेना चाहता था, तभी गॉब्लिन ने इतनी जोर से पत्थर फेंका कि उसका बो हाथ से उड़ गया। अब उसे समझ आया ये मैच्योर और एक्सपीरियंस्ड गॉब्लिन है। दोनों ने अपने ब्लेड्स निकाल लिए। क्लोज कॉम्बैट का समय था। सुन जिन वू वर्सेस बेरू। वेट, गलत कहानी, यहां तो सियोन हो वर्सेस गॉब्लिन था। उसने नाइफ निकालकर उसकी साइड स्लैश करने की कोशिश की। गॉब्लिन ने डॉज किया और हमारे भाई के नी कैप पर तगड़ा प्रहार कर दिया। ग्राउंड पर गिरते गिरते सियोन हो ने गॉब्लिन को टैकल किया और उसे पीठ के बल गिरा दिया। यहां एडवांटेज साफ उसी का था। ग्जैंग हो ने ब्लेड उठाकर क्रीचर के सीने में गहरा उतार दिया। गॉब्लिन दर्द से चिल्लाया और कुछ ही सेकंड बाद उसकी आंखों की चमक बुझ गई। उसका पहला किल सफल हो चुका था और सैंगहो को 2 स्टैट पॉइंट्स मिले। उसे खुद पर यकीन नहीं हो रहा था कि वो ये कर गया। आसपास सर्च करते हुए उसे गुआ का पाउडर और वेजिटेबल ऑयल मिला। गेम में इससे ऑइंटमेंट बनता था, लेकिन उससे पहले उसे जगह साफ करनी थी। गॉब्लिन को बाहर सड़ने देना बेवकूफ़ी होती, क्योंकि ग्रुप इसे ढूंढ लेता और फिर जैंगो की हंटिंग शुरू कर देता, और छोड़ भी देता तो ये बोन क्रीपर में बदल जाता। ये तो और भी खतरनाक। जैंगो के नज़दीक में रेड ट्राउट्स भी नजर आए। जैंगो का दिल धड़क उठा, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र दूसरे डायरेक्शन में गई, एक हॉरिफाइंग आउल मॉन्स्टर उसे ऊपर से घूर रहा था। सीन अचानक फ्लैशबैक में जाता है। गेम में उसके रन्स, उसकी स्ट्रीम्स और वो मटेरियल्स जो उसने इनसाइट्स के लिए कंपाइल किए थे। कुछ व्यूअर्स तो पैसे डोनेट करते थे ताकि वो रिस्की जगहों पर जाए। उसने गॉब्लिन्स और कोबॉल्ट्स दोनों को अच्छे से स्टडी किया था। बोन क्रीपर को अवॉइड करना जरूरी था, लेकिन जंगल की असली दहशत 2 क्रीचर्स थे, वेयरवुल्व्स और आउल बेयर्स। आउल बेयर्स टेरिटोरियल रहते हैं, उन्हीं की वजह से पूरा इकोसिस्टम बैलेंस में रहता है। स्ट्रीमिंग के उन दिनों की यादें उसके दिल में हल्की वार्मथ लाती हैं। बुल्लुंग मैन जैसे लोग जो हमेशा उसके लिए खुश होते थे, और वियर्ड व्यूअर्स जैसे बार्किंग डॉग डूड जो बस चैट में वुफ लिखता रहता था। उसे अजीब लगा कि ऐसी खुश यादें अभी क्यों आ रही हैं। शायद इसलिए क्योंकि उसके सामने लिटरल हॉरर का इनकारनेशन खड़ा था, एक क्रीचर जो उसे मिनटों में खत्म कर सकता था। जैंगहो रियलिटी मानने से इनकार करता है, लेकिन वही यादें उसे फोकस रहने को कहती हैं। उसे हर सेकंड का इस्तेमाल करके प्लान बनाना था। उसे पता था कि आउल बेयर रात में सबसे विशियस हंटर होता है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है डायरेक्ट सनलाइट। गेम पैटर्न्स याद करके जैंगो को बस एग्जीक्यूट करना था।
क्रीचर ने उसकी तरफ पहला टेरराइजिंग अटैक किया। टाइमिंग मैच करते हुए शियांग हो ने स्लैश को मौके पर डॉज किया और दिमाग में एक ही थॉट आया, किसी तरह लाइट इफेक्ट बनाना है जो इस मॉन्स्टर को डरा सके। स्पीड बढ़ाकर वो क्रीचर की बड़ी सी आर्म पर चढ़ गया और पास से फ्लैशलाइट निकालकर उसकी आंखों पर चमका दी। आउल बेयर पॉइंट ब्लैंक रोशनी से पूरी तरह ब्लाइंड हो गया। इतना पावरफुल प्रेडेटर भी इस फ्लैश को सह नहीं पाया। कट सीन आता है, हमारा एमसी अपने बेड पर पड़ा हुआ है, अलार्म बज रहा है, बॉडी कल वाली रात की तरह टूटी हुई। वो घर पहुंचते ही बेहोश हो गया था। उसे बस इतना याद है कि फ्लैशलाइट इफेक्ट के बाद वो जान बचाकर भागा और गॉब्लिन के बाद आउल बेयर से टकराने का बैड लक किसी को नहीं चाहिए। ब्रो दोबारा वो सब नहीं झेलना चाहता। खड़े होने की कोशिश में सीधे जमीन पर गिर गया। लेग्स खराब हो चुके थे, लेकिन उसके पास गोल्डन एप्पल्स थे, दूसरे रेलम वाले। उसने एक बाइट लिया और स्टैमिना वापस लौट आया। वो अब पहले से ज्यादा अलाइव महसूस कर रहा था। सोचा कुछ खा ले, पर बाहर निकलते ही उसकी मुलाकात फिर ट्यू चेइन से हो गई। वो दूसरे रेस्टोरेंट में खाने आई थी और उसे वहीं मिल गई। सियोंग हो कंपनी के मूड में नहीं था, लेकिन लड़की को मील बड़ी पसंद है तो वो बैठ गई। मिक्योंग जल्दी से पूछती है, क्या उसने स्टेटस विंडो खोलकर देखा? उसकी इंथ्यूजियाज्म देखकर योंगो को समझ आ गया कि पिछली बार वो यही पूछना चाहती थी। मिक्योंग ने उसे न्यूज दिखाई। कई अवेकन लोग अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, पैसे लूट रहे हैं। जियोंगो को उसके डायरेक्ट सवाल पर थोड़ा शौक लगा। उसने उसे झूठ बोल दिया कि उसे कुछ नहीं दिखा। असल बात यह है कि सियोंगो समझता है कि लोगों को अपने स्टेटस के बारे में बताना सही नहीं। उसका ट्रेड कॉम्बैट वाला नहीं, स्ट्रैटेजिक है। इसे अकेले ही इस्तेमाल करना उसे ज्यादा फायदा देगा। उसकी खुद की सेफ्टी भी गारंटीड नहीं। अगर उसने ये बात गलत इंसान को बता दी, मतलब लाल ड्रेस वाली इस लड़की को, तो हालात बिगड़ सकते हैं। इसलिए स्मार्ट मूव यही था। लेकिन उसे ये थोड़ी क्यूरियोसिटी हुई कि मिक्योंग अवेकनिंग में इतनी रुचि क्यों ले रही है। फिर लड़की ने एक सरप्राइज दिया। वो हिचकिचाई और मान लिया कि उसने भी झूठ बोला था। सियोंगो ने उसके लिए सॉफ्ट होकर कहा कि उसे कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, टाइम है। और बातचीत के बाद वो घर चला गया। आखिरकार उसके डिलीवरी पैकेजेस आ गए, सब सामान पहुंच चुका था और अब उसे सप्लाईज की चिंता नहीं रही। उसने अपना सारा सामान रूफटॉप पर शिफ्ट कर दिया और सेकंड फ्लोर पर सिर्फ जरूरी चीजें रखी। तैयारी करते वक्त उसने आज की मिशन के लिए गैस मास्क, सूट्स और बाकी जरूरी इक्विपमेंट्स चुन लिए। आने वाले मिशन में उसे एक परफेक्ट हाइडआउट ढूंढना है। घर जैसा बेस बनाना जरूरी है और इसीलिए एक्ट सबसे इंपॉर्टेंट टूल है। पोर्टल से गुजरते ही सियोन हो को हाइडआउट ढूंढने का पहला लीड मिल गया। ओल्ड गॉब्लिन को ढूंढते वक्त उसे एक गॉब्लिन केव मिल गई थी। उसी स्पॉट को याद रखते हुए वो दोबारा वहीं पहुंच गया। जगह परफेक्ट थी, एज इफ उसके प्लान के लिए बनी हो। लेकिन पहले उसे यहां रहने वाली मॉन्स्टर्स वेरीफाई करने थे। सून्हो ने आसपास ग्लांस मारा और छोटे छोटे कोबॉल्स के फुटप्रिंट्स देखे। ये अच्छी डिस्कवरी थी, क्योंकि ये क्रीचर्स ज्यादा प्रॉब्लम नहीं देते। और सीहो पहले ही लो लेवल मॉन्स्टर्स के खिलाफ रेडी आया था, इसलिए कोई टेंशन नहीं। कोबॉल्स नॉक्टर्नल होते हैं, मतलब अभी सो रहे होंगे, तो प्लान सीधा था इन्हें अंदर ही सफोकेट कर देना। उसने ब्रांचेस काटकर फायरवुड जमा किया और केव एंट्रेंस पर रख दिया। फिर उस पर गैसोलीन डाल दी। सियोन हो को लगा ये मिशन काफी स्मूथ चल रहा है, बस आग लगानी है और काम खत्म। पर तभी अचानक अंदर से उनकी आवाज आने लगी। वो अपनी नींद से उठ गए थे और सामने खड़े अगले शिकार को घूर रहे थे। शॉन हो ने हल्के से उन्हें ग्रीट किया और तुरंत एक्स निकालकर हमला कर दिया। एक ही स्विंग में उसने दोनों मॉन्स्टर्स की गर्दन के पास स्लैश कर दिया। नींद की वजह से वो तुरंत गिर गए। इन कॉन्जेक्यूटिव किल्स की बदौलत सिस्टम ने उसे लेवल अप और 4 पॉइंट्स दे दिए। शॉन हो ने लाइटर फायरवुड पर फेंका और फ्यूम्स केव के अंदर फैलने लगे। सुरा गेम में लो लेवल मॉन्स्टर्स की सबसे बड़ी वीकनेस यही थी, न्यू चीजों की वल्नरेबिलिटी। स्मोक उनमें से एक था। वो गैस मास्क पहनकर बाहर खड़ा रहा। डायरेक्ट आग लगाना पॉसिबल था, लेकिन ये तरीका क्लीनअप के लिए ज्यादा सही था। अंदर सो रहे कोबॉल्स घबराकर बाहर भागे। यही मोमेंट शॉन हो ने चुना था, कंफ्यूजन और कमजोरी का फायदा उठाने के लिए। उसे लगा था कम से कम 5 बाहर निकलेंगे, पर 4 ही आए। ये अनयूजुअल था, क्योंकि उनकी ग्रुप्स यूजुअली 7 के होते हैं। एक कोबॉल्ट पर एम करके उसने उसे चीर दिया। अब 3 बचे थे। बाकी 3 उसकी तरफ दौड़े, जितना कर सकते थे कर लिया, पर भाई रेडी था। एक्स से होम रन स्विंग्स मारते हुए उसने उन्हें गिरा दिया। एक और कोबॉल्ट हमला करता उससे पहले ही ये आदमी डेथ वाले फाट स्पेस से उसे पॉइंट ब्लैंक ब्लाइंड कर देता है और सियोन हो ने उसका सिर काट दिया। अब सिर्फ लीडर बचा था, डर से कांपता हुआ। हमारे एमसी ने उसकी तरफ देखते हुए साफ कहा, ये तुम्हारा एंड है और तुम्हारा हाइड आउट अब मेरे काम आएगा। ब्लड बाथ खत्म हुआ और शियोंग हो थक कर जमीन पर गिर गया। उसकी स्टैमिना असली ड्रॉबैक थी, हालांकि लड़ाई आसान थी। सिस्टम के स्टैट्स बिल्कुल गेम जैसे थे, डीबफ्स और एग्जॉशन मैकेनिक्स भी। लेवलिंग इवेंचुअली शॉप अनलॉक करेगा, यही उम्मीद काफी थी। अभी के लिए सबसे अच्छा ये था कि उसके पास प्राइवेट स्पेस था। पर अंदर का हाल देखकर उसका मूड खराब हो गया। कोबॉल्ट्स ने पूरा केव कचरा बना रखा था।
हाइडआउट सिक्योर होने के बाद क्लीनिंग शुरू हुई। इतना गॉब्लिन साफ करना पड़ा कि बंदा तंग आ गया। प्रॉपर फाइट के बाद ऐसा सफाई वाला टॉर्चर लग ही रहा था। सेहो ने उन क्रीचर्स को कोसा, गार्बेज में रहने वाली औकात वाले। फिर भी उसका नया होम बेस मिल चुका था। जब भी ट्रैश उठाता दूसरे दुनिया में जाकर फेंका था। ये काफी बड़ा फायदा था, लेकिन वक्त फिर भी बहुत लग रहा था। उसे सबसे ज्यादा सरप्राइज इस बात का हुआ कि डायमेंशंस के बीच आइटम्स इस्तेमाल करना कितना आसान है। उसने एक पाइप एक दुनिया से उठाया और दूसरी तरफ यूज कर लिया। खुद ही दंग रह गया कि ये इतने स्मूथ काम करता है। घंटों मेहनत के बाद जगह चमकने लगी। अगले स्टेप में उसे ब्लड स्टैंड साफ करने थे और कंक्रीट डालना था ताकि स्टोरेज आसान हो। मॉर्टार और सैंडविच पैनल्स की कॉम्प्लिकेशंस उसके दिमाग में घूमी। पर केव का फायदा यह है कि यहाँ लुमिनस और इग्निशन स्टोन्स भरे पड़े हैं। गेम में ये नूबी स्टोन्स थे, जैसा ट्रेजर मिल गया हो। कंस्ट्रक्शन के बाद इन्हें प्रॉपर्ली माइन करने का प्लान बन गया। अगले दिन उसकी हालत खराब थी। इतनी मेहनत कर रहा था कि पूरा शरीर दुख रहा था। हाथ पर कुछ कट्स देखकर खुद ही चौंक गया। दूसरे रैंप से जो आइटम्स वो लाया था वो पास रखे थे। सियांगहो ने सोचा क्यों ना ऑइंटमेंट बना लिया जाए। तरीका सिंपल था, ग्वाका पाउडर और वेजिटेबल ऑयल बराबर रेशियो में थोड़ा स्टर और तैयार लो लेवल हीलिंग ऑइंटमेंट। शेफ होने का फायदा उसे ये बहुत ईजी लगा। ऑइंटमेंट लगाने से उसे हल्का इंप्रूवमेंट महसूस हुआ, लेकिन फिर वो परेशान हुआ, ये ऑइंटमेंट बार बार बनाना पड़ेगा। स्टैट्स फंडामेंटल से बढ़ाई ये आइडिया आया, पर फिर सोचा इतना रिस्क ले रहा हूं कि अपोकलिप्स आने से पहले ही मर ना जाऊं, जो कि आयरॉनिक है। इसलिए उसने सोचा कि कोई आसान वेपन इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे गन। तभी उसके दिमाग में एक थॉट क्लिक हुआ, गेम की बैकग्राउंड लोर में कुछ ऐसा था जो मदद कर सकता है। पर क्या वो लोर रियल अपोकलिप्स पर भी लागू होगा, ये बड़ा सवाल था। फिर भी उसने उस इन्फो पर भरोसा करते हुए एक नया प्लान बनाया। कंस्ट्रक्शन मटेरियल उठाने के लिए वो रूफटॉप गया, पोर्टल खोला और एक एक बैग दूसरी तरफ फेंकने लगा। फिर वो कुछ और सामान लेने गया और फर्स्ट फ्लोर पर आया, जहां अचानक फिर वही लड़की सामने खड़ी थी। सियांगहो को लगने लगा कि शायद वो उससे ज्यादा कंफर्टेबल हो रही है। उसने सीधे बोल दिया और लड़की शर्मा गई। उसने उसे आश्वासन दिया कि वो बस रिमॉडलिंग में बिजी है और लड़की ने मान भी लिया। उसे ये सरप्राइज हुआ कि वो 3 महीने से अपने रेगुलर हेयरकट के लिए भी नहीं आया। सियांगहो को याद आया एक्सप्लोरेशन आने वाली है, हेयरकट जरूरी है। उसने तुरंत काम छोड़ा और उसकी दुकान पर चला गया। वहां उसका लुक मॉइस्ट क्रिटिकल की कोरियन वर्जन जैसा हो गया था। उसने ऑर्डर दिया, सब शेव कर दो, बस कट सिग्मा आर्क। वो सरप्राइज्ड हुई लेकिन कर दिया। उसे जो चीज़ इंट्रीग कर रही थी वो ये कि सियांगहो के शोल्डर्स चौड़े लग रहे थे। सच बताएं तो कोई लड़की इतनी सीधी तारीफ नहीं करती, पर खैर उसने बताया कि वो वर्कआउट कर रहा है। मिकियोंग स्टेटस विंडो और गेम सर्वाइवल लाइफ की थ्योरी समझाने लगी कि अवेकनर्स वो लोग होते हैं जिन्होंने गेम कम से कम एक बार खेला हो। सियांगहो बेवकूफ़ बनता रहा और सब हाँ में हाँ मिलाता रहा। फिर कैजुअली पूछ लिया कि उसे ये सब इन्फो कहाँ से मिल रहा है। तभी एक टैटर्ड आदमी दुकान में घुस आया, नया इंटेल लेने। मज़ेदार बात, इस आदमी ने कभी सीईओ से मुकाबला किया था सिंगिंग कंपटीशन में। हमारे एमसी को इरिटेशन हुई कि ये क्लाउन ही उसका इन्फो सोर्स है। ब्लॉन्ड लड़का खुलकर बोलता है कि किसी ने अपने सारे स्ट्रीम्स डिलीट कर दिए हैं और पूरा इन्फो सिर्फ अपने पास रखता है। और तो और ये आदमी प्राउडली अनाउंस करता है कि वो उस प्लेयर की रियल लोकेशन डॉक्स करने की कोशिश कर रहा है। सियांगहो क्यूरियोसिटी से सुनता रहा और तभी इनहैक उसका गेम यूजर नेम बोल देता है, किमबाप जोजो। अब चीजें थोड़ी मैसी हो गई थी, क्योंकि अब हमारे भाई को साफ पता चल गया था कि लोग सच में उसे ढूंढने निकले हुए हैं। इनहान उस यंग लेडी पर दबाव डालता है कि वो उनकी टीम में शामिल हो जाए। शोंग जियाओ को सारी सिचुएशन बेवकूफ़ी लग रही थी। उसने वीडियो इसलिए डिलीट किए थे क्योंकि वो डिसअपॉइंटेड था, कोई पर्सनल फायदा उठाने के लिए नहीं। ये पंख पूरी दुनिया का जानकार बनने की कोशिश कर रहा था और बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। वो तो जियांगहो को गालियां तक दे रहा था कि उसने सबको डिच कर दिया और स्ट्रीम्स की इन्फो शेयर नहीं की, ये जाने बिना कि जिस आदमी को वो हंट कर रहा है वो उसकी आंखों के सामने बैठा है। जियांगहो सोचने लगा, क्या कम्युनिटी का रिएक्शन भी इतना ही टॉक्सिक है? क्या उसे वाकई अपनी डायरेक्शन बदलकर कुछ इन्फो शेयर करनी चाहिए? ब्रो उठकर सीधे इनहॉक के पास गया और उसे टोका कि बीच हेयरकट सेशन में ड्रामा करके उसका कट खराब कर रहा है। इनहॉक टफ गाय एक्ट करने लगा, लेकिन जियांगहो ने मर्डरस ग्लेयर से उसकी हवा निकाल दी। कहा, जल्दी निकल नहीं तो दोबारा इंसल्ट झेलनी पड़ेगी। डर के मारे वो बाहर भाग गया और लड़की ने उसे बाय कहा, लेकिन क्लियरली रिलीव्ड थी। उसे परेशान देखकर हमारे एमसी ने उसका नंबर ले लिया, क्योंकि उसे जेन्युइनली लगा कि ये क्लाउन उसकी सेफ्टी को खतरा पहुंचा सकता है। घर लौटकर हमारे भाई का नया लुक एक मॉडल जैसा लग रहा था। उसने अपने यूजर नेम पर फोकस किया और फोरम में सर्च किया, और जो दिखा वो शॉकिंग था। फोरम पूरा गालियों से भरा था, एंडलेस हेट।
और वहीं उसे इनहॉक का यूजर नेम भी दिख गया। ये क्लाउन तो निकनेम इस्तेमाल करता है, जबकि साइट पर फुल वेरिफिकेशन उपलब्ध है। उसकी पूरी पेज नेगेटिविटी से भरी हुई थी। सच में हेटर और फुल टाइम रेडिटर वाइब्स का बंदा। जियांग हो ने कंप्यूटर बंद कर दिया। यही सही तरीका था रिएक्ट करने का। वो मेंटली हर्ट नहीं हुआ, बस डिसअपॉइंटेड। लेकिन फिर उसके अंदर एक अजीब सी कामनेस आई, जैसे दिमाग सेटल हो गया हो, और उसने पोर्टल कमांड कर दिया। अगले 2 दिन उसने हाइड आउट रिफाइन करने में लगा दिए, माइनिंग और कंस्ट्रक्शन दोनों। पिकैक्स से खुदाई करना, फिर मोर्टार और पानी मिलाकर स्मूथ करना, हर दिन एक स्टेप। काम खत्म करके वो बाहर आया और मोर्टार सूखने का इंतजार करते हुए अकेले मून को देखता रहा। तभी उसे एहसास हुआ कि उसे इस इनजस्टिस का जवाब देना ही होगा। वो कोई हीरो नहीं, ना कोई बड़ी पर्पस ढूंढने चला है। उसका एक ही मकसद है, अल्टीमेट सर्वाइवल। बस जीतना जरूरी है। अपना रेजोल्यूशन बनाकर वो मुड़ा और डर के मारे जम गया। एक बोन क्रीपर धीमे धीमे खड़खड़ाता हुआ उसी की तरफ आ रहा था। शॉन्ग हो पहले से ही पिस था। अब उसे एक टारगेट मिल गया जिस पर पूरा गुस्सा उतारा जा सके। एक जोरदार एक्सप्लोजन हुआ और सब कुछ आग में घिर गया। जब वो होश में आया, उसके पूरे शरीर पर स्क्रैचेस थे। उसे समझ नहीं आया कि हुआ क्या था, पर अचानक उसे बोन क्रीपर की याद आई। और फिर रियलाइजेशन, वो कैसे जिंदा बचा? जवाब सिंपल था। एक्सप्लोजन होते ही वो भागा था, लेकिन ब्लास्ट इतनी स्ट्रांग थी कि उसे बेहोश कर दिया पर मारा नहीं। और इस मूव ने कीमत भी ली थी। जियांग हो के दाहिने हिस्से में जगह जगह बोन फ्रैगमेंट्स घुस चुके थे। दर्द सहते हुए उसने स्टेटस विंडो बुलाया। उसके स्टैट्स गिर गए थे क्योंकि करंट कंडीशन की वजह से, लेकिन क्रीचर के मरने पर उसे पॉइंट्स भी मिले। सिर में तेज दर्द उभर रहा था। उसके सेंसेस कमजोर पड़ रहे थे। अपनी आखिरी ऊर्जा के साथ उसने कमांड दी, ओपन द पोर्टल। अगले सीन में वो सबसे पहले अपने घावों का इलाज करता है। बोन फ्रैगमेंट्स निकालना दर्दनाक था, लिटरल हेल। ऑइंटमेंट ने उसका खून रोकने में मदद की। बैंडेज करने के बाद वो फिर बेहोश होकर गिर पड़ा। बस यही उसकी लिमिट थी। सुबह होते ही वो फिर उठ खड़ा हुआ, पर उसे ऐसा लग रहा था कि वो कभी भी मर सकता है। सबसे पहला काम उसने स्टेटस विंडो चेक किया। सिस्टम ने उसे ठीक बताया तो राहत मिली। फिर उसके दिमाग में सवाल उठा कि बोन क्रीपर उसे ढूंढे कैसे? जंगल इतना बड़ा है, क्रीचर्स कभी भी निकल सकते हैं, ये बात उसे डराती है और परसेप्शन स्टैट पर फोकस करने को मजबूर करती है। डिटेक्शन एबिलिटीज बढ़ाने का बस एक ही तरीका है, स्टैट पॉइंट्स, और ये हंटिंग और एक्सप्लोरेशन से मिलते हैं। दूसरा तरीका, इक्विपमेंट जो स्टैट्स बूस्ट करे। लेकिन सूरा गेम बेहिसाब कठिन था। स्टैट आइटम्स पाने के लिए लेवल से बहुत ऊपर के मॉन्स्टर से भिड़ना पड़ता था। उनकी डिफीट पर स्पेशल स्किल्स मिलते थे, वो भी कंडीशंस के साथ, और हर स्किल हर प्लेयर के काम की नहीं होती। अब शॉन हो एक पक्का तरीका ढूंढना चाहता था स्टैट बूस्टिंग आइटम्स पाने का। उसने सोचा, गेम की बैकग्राउंड स्टोरी वाले स्थान, वो एस्टेरॉयड गिरने से पहले की कहानी होती है। उन जगहों पर जाकर शायद स्पेशल आइटम्स मिल सकते हैं, अपोकलिप्स शुरू होने से पहले ही। बस थियरी है, गेम थियरी। वो समझता था कि स्ट्रॉन्गर मॉन्स्टर से लड़ाई तो करनी ही होगी। उसने घंटों पुराने फुटेज दोबारा पढ़े और 3 इंपॉर्टेंट लोकेशंस पता की, रशियन शिप, हॉबगॉब्लिन और जेरी माउंटेन ऑर्क इंसिडेंट, जो सबसे फास्ट था। फुटेज के अनुसार ऑर्क 26 तारीख को डिस्कवर हुआ था, तो इसे 25 को निकलना होगा। मिशन तय करके उसने फोन उठाया और देखा कि मी क्योंग उसे रात देर में कॉल कर रही है। अगला सीन, दोनों कैफे में बैठे हैं। वो पूछती है कि वो लॉन्ग स्लीव गर्मी में क्यों पहन रहा है। ब्रो को अपने घाव छिपाने थे और अब उसे समझ आया कि ये लड़की ऑब्जर्वेशन में तेज है। उसे लगा कि शायद वो शॉप वाले इंसिडेंट से अपसेट है, लेकिन सॉन्ग हो ने डिनाई कर दिया। वो खुश हुई और बताया कि वो डर गई थी। चॉन हो ने उसे वो मामला याद दिलाया जब पिछले विंटर में वही आदमी इल्लीगली मॉडिफाइड टो ट्रक इस्तेमाल करके दंगा किया था और वीक लोगों को मारता था। लड़की शॉक्ड हो गई, उसे पता ही नहीं था। एमसी ने उसे साफ कहा, उससे दूर रहो। फिर उसने सीधे पूछ लिया कि उसने उसे बुलाया क्यों था। लड़की हल्का झुककर उसके कान में कहा, वो एक्चुअली अवेकेंड है। सेहोंग हो दंग रह गया। क्यों इतनी सेंसिटिव इन्फो रिवील कर दी? पर वो नेचुरल एक्ट करते हुए जेलसी दिखाता है कि उसे भी अवेकनिंग नहीं मिली। लड़की सॉरी फील करती है, वो कहता है कोई बात नहीं। मीटिंग खत्म हुई, वो उठकर जाने लगा। सेहोंग हो खुश था कि उसने उस पर ट्रस्ट किया। उसके वर्ड से उसे अच्छा फील हुआ। जाते जाते उसने छोटा सा क्लू छोड़ दिया कि उसे सर्वाइवल लाइव गेम में इंटरेस्ट है और वो उसे स्टडी करेगा। घर लौटकर उसने जेन्युइनली फील किया कि उसे इतने अच्छे कैरेक्टर्स मिले। उसने स्टोर्स चेक किए और कूल ड्रोन्स और रेंटल कार नेविगेशन के लिए खरीद ली। फिर सोने चला गया क्योंकि अगला दिन इंपॉर्टेंट था। सुबह होते ही उसने ऑर्क्स हंटिंग के लिए मटेरियल बनाना शुरू कर दिया।
अपने होम बेस में उसने इग्निशन स्टोन्स को क्रश और रिफाइन किया। गलत तरीके से हैंडल किया तो फ्लेयर अप हो जाते। फिर ल्यूमिनस स्टोन की बारी। माइनिंग करते ही तेज रोशनी से आंखें चकाचौंध हो जाती। फिर भी वो करता रहा। दोनों स्टोन्स को ग्राइंड करके उसने फाइन पाउडर तैयार कर लिया। यही उसके मिशन सेटअप का आखिरी हिस्सा था। उसने शुगर, गैसोलीन और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स मिलाए। फिर इग्निशन स्टोन को सॉलिडिफाई करने के लिए हार्डनिंग एजेंट डाला। डायमेंशनल गेट के फ्लेक्सिबल कोऑर्डिनेट्स होने की वजह से वो आराम से पोर्टेबल डेस्क सेट कर सका। निकलने से पहले उसने रेंटल कार में अपना पूरा सामान अच्छी तरह पैक कर लिया। सब सिक्योर था। सीहो अपनी परचेज से खुश होकर जूरी माउंटेन की तरफ ड्राइव करने लगा, ऑक्स को हंट करने के लिए। वो रात के 12 बजे से पहले युंगरी कैंप ग्राउंड के पार्किंग लॉट पहुंच गया। बचा हुआ टाइम उसने इमेज ट्रेनिंग में और अपने इक्विपमेंट की सुरक्षा में लगाया। घड़ी ने जैसे ही 12 बजाए वो फुल स्केल सर्च पर निकल गया। 2 घंटे बाद बारिश और तेज हो गई। बारिश की धुंध ने आगे का रास्ता लगभग इनविजिबल कर दिया था। वो सोच रहा था आखिर ये ऑक्स निकलते कहाँ से हैं। कैंप ग्राउंड के हर कोने का वो पहले ही चक्कर लगा चुका था। उसे लगा प्रिकर्सर फिनोमिनन शायद रियल लाइफ में नहीं होगा कि तभी एक जोरदार रोड ने उसके विचार तोड़ दिए। घबराकर उसने पीछे देखा तो अंधेरे में एक विशाल शैडो उसकी तरफ बढ़ रही थी। हमारा लड़का समझ गया ये ऑर्क है, वो भी साधारण वाला नहीं। ये रेड ऑर्क सबस्पीशीज था, मतलब स्किल ड्रॉप गारंटीड। कांगो ने खुद को शांत रखने की कोशिश करते हुए क्रैकर फेंका। सब कुछ उसके प्लान के मुताबिक चले तो ये कैप्चर पॉसिबल था। ऑर्क से डील करने का तरीका सिंपल था। पहला स्टेप, उसकी अग्रेशन को ट्रिगर करो और एग्रो खींचो। ऑर्क जैसे ही फायर क्रैकर की फ्लेयर में फंसा, उसने अपनी एक्स से उसे चीरने की कोशिश की। यही परफेक्ट मोमेंट था। जियांगहो ने ऑर्क पर एम किया, पोर्टल खोला और तुरंत फ्लैशबैंग एक्टिवेट कर दिया। भयंकर रोशनी ने ऑर्क की विजन लगभग 20 सेकंड्स के लिए छीन ली। अब ये टाइम की रेस थी। फिर उसे ऑर्क की ढीली पड़ चुकी मसल्स नष्ट करनी थी ताकि उसकी मूवमेंट्स पूरी तरह खत्म हो जाए। ऑर्क दर्द से गरजा और अपनी एक्स उसे कुचलने के लिए घुमाई, लेकिन हमारा लड़का झुककर बच गया। उसी मोमेंट उसने नाइफ उठाया और ऑर्क के पैर में गड़ा दिया। दर्द में ऑर्क घुटनों पर गिर पड़ा। अब दोनों की आई लेवल बराबर थी। एमसी ने तुरंत पहले से बनी फ्लेम कैन उसकी मुंह में ठूस थी और जैसे ही कैन अंदर गई, बूम, वो फट गई। हमारा लड़का जीत का जश्न मनाने ही वाला था कि अचानक ऑर्क का मुक्का उसके चेहरे पर पड़ा और उसे उड़ा दिया। वो उठा, ये रियलाइज करते हुए कि उसे इतनी जल्दी गार्ड नहीं छोड़नी चाहिए थी। ऑर्क जलती हुई अपर बॉडी के साथ उसकी तरफ बढ़ रहा था। मरने ही वाला था, पर उसकी आखिरी चाल अभी भी डेडली थी। हमारा एमसी ऑलमोस्ट श्योर था कि अब वो मिंस्ड मीट बनने वाला है कि तभी सिस्टम पॉपअप आया। उसका लेवल 3 हो गया था और उसे 10 पॉइंट्स और एक नया स्किल मिला, विल टू सर्वाइव। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ड्रॉप आइटम कहाँ है। तभी कलाई पर हल्की चमक दिखी। रिस्ट देखने पर पता चला ड्रॉप आइटम एक वॉच परसेप्शन है। वो राहत की सांस लेता है। सोचो बारिश में इसे ढूंढना कितना नाइटमेयर होता। उसने डेड ऑर्क के पास जाके सोचा, अब इसका क्या करूं? जीरन ऑर्क इंसिडेंट एम्बार्गो में था। क्या ये इन्फो रिवील करना सही होगा? फिर उसे मिक्योंग की बात याद आई। अवेकनिंग उन लोगों को मिली है जिन्होंने गेम कम से कम एक बार खेला है। इसका मतलब हजारों अवेकन्ड लोग होंगे, और अगर उनमें थोड़े भी लोग ओ या हॉक जैसे हुए तो सिस्टम और कानून केओस में बदल जाएगा। अभी सबसे बड़ी समस्या ये थी कि वो ऑर्क की लाश को ऐसे ही नहीं छोड़ सकता था, वरना ये कल तक बोन क्रीपर बनकर लोगों को मारने लगेगा। और तभी उसका दिमाग चौंका, क्या वो खुद भी ज़ॉम्बी बन सकता है? अवेकनिंग होने का मतलब इन्फेक्शन इम्यूनिटी नहीं, स्पोर्स उसे भी बदल सकते हैं। फैसला नहीं कर पा रहा था तो उसने पोर्टल खोला और सोचा उन कुछ लोगों के बारे में जो शायद सरवाइव करेंगे। कुछ तो ऐसे होंगे जिनका ऑर्डरली एंड डिजर्व होता है। उसने जमीन में गड्ढा खोदना शुरू किया ताकि वो ऑर्क को प्रॉपरली दफना सके। थोड़ी देर में वो थक गया। उसे लगा ये लाश अंदर कैसे डालेगा। तभी उसकी नई स्किल विल टू सर्वाइव एग्जॉशन से ट्रिगर हो गई और उसका शरीर खुद ऑटोमेटिक मोड में काम पूरा करने लगा। जल्दी जल्दी उसने गड्ढा पूरा किया और ऑर्क को उसमें फेंक दिया, स्किल के लिए आभारी होते हुए। फिर पोर्टल खोला और अगली ही सेकंड वो खुद को एक मूविंग कार में पाया। पोर्टल के आफ्टर इफेक्ट से उसका शरीर देर तक नॉर्मल नहीं हो पाया। अगली सुबह वो उठा, सोचता हुआ कि ये मौसम सच है या हेल्यूसिनेशन। उसकी प्लानिंग के हिसाब से डिफेंस लाइन बन जानी चाहिए थी। फोन्स चेक किए, रेड ऑर्क के रेमनेंट्स गायब लग रहे थे। उसने डिसाइड किया कि आज कुछ सीरियस शुरू नहीं करेगा और सुबह डिलीवरी आए सामान देखेगा। बॉक्स खोला तो वेपन्स तो थे, लेकिन वो उनमें से ज्यादातर को इंडियन वॉर क्लब की तरह ही इस्तेमाल कर सकता था। कुछ आइटम्स मिसिंग थे। नोट में लिखा था कि वो इलीगल हैं और कस्टम्स से निकल नहीं पाए। वो आइटम्स देख ही रहा था कि बाहर फिर एक डिलीवरी वैन रुकने की आवाज आई। उसने जोर से कहा, फ्रंट डोर पे छोड़ दो।
पर डोर नॉक हुआ। किसी ने सुनना ही नहीं। गेट खोला और डिलीवरी वाला नहीं, मिक्योंग खड़ी थी। उसके हाथ में एक फूड का बैग और पूछ रही थी कि क्या वो उसके साथ रबोकी खाना चाहेगा। अपोकलिप्स आने में 24 दिन बचे थे और हमारा लड़का विश्वास नहीं कर पा रहा था कि मिक्योंग उसके घर आई है। वो क्लियरली नर्वस था और ब्लश करता ही जा रहा था। खाना सर्व करके उसने कहा, ठंडा होने से पहले खा लो। उसने मान भी लिया। खाना खत्म हुआ। उसने पूछा कि बात क्या थी। लड़की ने सीधे टॉपिक खोला। तुमने कहा था सुरा के बारे में कुछ देख रहे हो, तो उसने सोचा इंपॉर्टेंट इन्फो डिस्कस कर ले। हमारा एमसी समझा था वो शायद उसे डेट करना चाहती है, पर फिर खुद को समझाया कि इस डेंजरस टाइम में किसी समझदार इंसान से अपोकलिप्स पर बात करना ही बेटर है। वो ट्रैश बाहर ले गई और भाई पीसी तैयार करने लगा। उसे लगा मौका सही है, तो उसने रिवील कर दिया कि वो अवेकंड है, क्योंकि किसी और तरीके से पता चलना ऑकवर्ड होता। उसने डिटेल में समझाना शुरू किया, मेटल डेथ प्लेग और वो रूल कि 6 से ज्यादा लोगों के ग्रुप्स ज़ॉम्बीज के लिए इजी टारगेट बन जाते हैं। परसेप्शन सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है सर्वाइवल के लिए। गेम का मेन गोल तो सर्वाइव करना ही था। जैसे ही वो आगे एक्सप्लेन करने लगा, लड़की ने उसे रोक दिया और पूछा, अगर सुरा पॉपुलर हो चुका है तो वो इन्फो शेयर क्यों नहीं कर रहा। एमसी के पास कोई जवाब नहीं था। उसने उसे गैस करने को कहा। उसने कहा, हर इंसान के पास अपनी वजह होती है और उसके हालात ठीक लगते हैं। तब हमारे लड़के ने उसे रीजन दिखाया। उसने फोन में रिकॉर्डिंग चलाई जहां ओ और हॉक एक लड़की को किडनैप करने की प्लानिंग कर रहे थे, क्योंकि वो हार्ड टू गेट थी। ये सुन के उसे गुस्सा आ गया। उसने मिक्योंग को चेतावनी दी, अपोकलिप्स आने पर लोगों के असली रंग सामने आएंगे, किसी पर भरोसा मत करना। और तभी लड़की ने उसे चौंका दिया। उसने कहा कि वो दोनों साथ मिलकर एक पार्टी बना लेते हैं। हमारे एमसी ने मुट्ठी कस ली, क्योंकि वो स्ट्रेट आंसर नहीं दे सकता था। उसका गोल लेवल 10 पहुंचकर ट्यूटोरियल से पहले शॉप अनलॉक करना था, और सूरा के रूल्स के हिसाब से अगर उसकी लेवल बढ़ती तो मॉन्स्टर्स भी हायर रैंक में रिस्पॉन होते। अगर वो उसके साथ जाती तो वो सबसे पेनफुल मौत मर सकती थी। वो हंसते हुए बोला, अगर मैं ज़ॉम्बी बन गया तो? लड़की कॉन्फिडेंटली बोल पड़ी, वो ठीक रहेगी, और अपना ट्रेट ब्लिंक इस्तेमाल करके 1 सेकंड में डाइनिंग टेबल पर टेलीपोर्ट हो रही। उसने मजे से कहा, बस मुझे डॉश करना होगा अगर तुम मुझे काटने आओगे तो। उसके ब्लिंक स्किल देखकर वो जेन्युइनली हैरान हो गया, पर उसने उसे चेतावनी दी कि इस पावर को किसी को भी ऐसे मत दिखाना। लेकिन वो मुस्कुराकर बोली कि उसे उस पर भरोसा है। ब्राइट अंदाज में उसने कहा कि अगर दोनों ज़ॉम्बी न बने तो ग्रेट टीम बन सकते हैं। कुछ देर बाद वो पेड़ों के पास खड़ा सोच रहा था कि फेंसेस बनाना कितना आसान था। पहला स्टेप, सपोर्ट पोस्ट्स को जमीन में हैमर करके फिक्स किया, फिर उस पर बार्ब्ड वायर लपेटकर सिक्योर किया। उसके बाद कुछ जगह इंफ्रारेड सेंसर्स लगाए और काम पूरा। अपने काम को देखकर वो खुद की तारीफ करने लगा, सोचते हुए कि एक डेक्सटेरिटी पॉइंट तो मिलना चाहिए था। मॉर्टर और डिफेंस वॉल का काम खत्म करके वो पैकेजेस मूव करने लगा। कुछ देर बाद बॉक्सेस शिफ्ट हो गए। वो आगे क्या करना है ये सोच ही रहा था कि अचानक ठंडी हवा लगी और उसे छींक आ गई। उसे एहसास हुआ कि दूसरी दुनिया बहुत कोल्ड होने वाली है और जल्द ही उसे यहीं शेल्टर लेना पड़ेगा। कर्टन से काम नहीं चलेगा, उसे केव एंट्रेंस पर प्रॉपर गेट बनाना ही होगा। हर कदम पर उसकी टू डू लिस्ट लंबी होती जा रही थी। फिर वो वुड वर्किंग शॉप गया, प्रोडक्शन और सामान खरीदने के लिए। वापस आते समय उसने उन जगहों की भी जांच की जहां मेटल डेथ प्लेग फैलने से पहले 5 घंटों में रॉबरी की जा सकती है। लिस्ट बनाते हुए उसे योंग जुन योंग रोक लेता है, जिससे वो काफी समय से नहीं मिला था। जिम डायरेक्टर, डिवोर्स्ड और एक छोटी बेटी का पिता। उसके एक्सप्रेशन अच्छे नहीं दिख रहे थे। योंग उसके बॉडी शेप को देखकर नोटिस करता है कि वो फिर से फिट लग रहा है। फिर एमसी ने पूछा क्या हुआ, तो वो बोला कि दुनिया खत्म होने वाली है, क्या ये बात समझ नहीं आती। एमसी चौंक गया कि उसे भी पता है। योंग ने बताया कि पहले उसे विश्वास नहीं था, जब तक उसके दोस्त ने हवा में उड़ना शुरू नहीं कर दिया अपनी अवेकन पावर से। प्रोटैगनिस्ट ने झूठ कहा कि वो अवेकन नहीं हुआ, और जिम गाई ने भी दुख से साई किया कि वो भी नहीं हुआ। उसका दोस्त अब पैसे कमाने ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन चला गया है। फिर उसने एमसी को अपने पास बिठाया और उसे एहसास हुआ कि अवेकन लोगों का सच जल्द ही सबको पता चल जाएगा। फिर ह्योंग ने ओइडो शूटआउट का जिक्र किया। एमसी खुश हो गया क्योंकि सुबह वो न्यूज़ देख ही नहीं पाया था। न्यूज़ तुरंत हट गई थी, मीडिया कंट्रोल हो रहा था, आर्मी और पुलिस ने इलाके को बंद कर दिया था। एमसी अचानक उठा, बहाना बना के भाग गया। घर पहुंचकर वो पैनिक में था, क्योंकि ये शूटआउट ठीक ऑर्क इंसिडेंट के बाद हुआ था। वो सोचने लगा कि आज सरकार भी इसमें शामिल है। गवर्नमेंट का रिएक्शन बहुत सस्पिशियस था। उसने कंप्यूटर पर एक फाइल खोली और देखा कि लोग प्रीकर्सर फिनोमिनन का एग्जैक्ट टाइम जानते हैं। उसने ऑर्क का काम तमाम कर दिया था, लेकिन उसी समय शूटआउट हो गया। वो सोचने लगा क्या किसी ने इन्फॉर्मेशन सरकार तक लीक कर दी है। मे बी किसी ऑफेंसिव ट्रेट वाले लोग सामने नहीं आए, शायद कोई उनके पीछे मैनिपुलेट कर रहा है।
सियांगसो ने रिसर्च की, 3 वेटरन प्लेयर सस्पेक्ट्स थे। क्रिएटर को उसने एलिमिनेट कर दिया। अगर गेम की घटनाएं रियलिटी में ट्रिगरिंग हो रही हैं तो क्रिएटर्स विलन्स हो सकते हैं, और अगर गवर्नमेंट विलन्स के साथ है तो वो उसे और किल करने ही नहीं देते। उसने 3 सस्पेक्ट्स के स्केचेस बनाए और सर्वाइवर नंबर 1 पर शक गया। अगर थियरी सही है तो उसे खुद जानकारी सरकार को देने की जरूरत नहीं। वो पीछे झुककर सोचने लगा, क्या सर्वाइवर नंबर 1 वही है जिसे वो जानता था? उसे अपने पुराने वेटरन फ्रेंड्स याद आए और फैसला किया कि फिलहाल उन पर भरोसा करेगा। वैसे भी इन्फॉर्मेशन देने से कैटास्ट्रोफी नहीं रुकेगी, तो वो अभी स्टेप इन नहीं करेगा। 2 दिन बाद उसका डोर बन गया, पेंट्री तैयार हो गई, पहला शेल्टर ऑफिशियली कंप्लीट। उसने लॉजिस्टिक ट्रेज इंस्टॉल की और वॉल में ड्रिल किया, लेकिन स्पेस बहुत कम निकली। बेसमेंट वाटरप्रूफिंग हो चुकी थी। वो थोड़ी देर वॉक करके बोला कि ठीक है, ड्राई होने के बाद देख लेंगे। फेज 2, मैप बनाना। उसने ड्रोन उड़ाया, वीआर सेट लगाया और शेल्टर के मिड पॉइंट से पूरा एरिया एक्सप्लोर किया। नॉर्थ वेस्ट में स्नोफील्ड, साउथ में ओशन, ओशन में कोई मॉन्स्टर्स नहीं, बस ढेर प्रे। उसने सोचा फिश ट्रैप्स लगानी चाहिए। वैली को ऑब्जर्व करते हुए इकोसिस्टम का अंदाजा लगाया। फिर उसे आउलबियर वाली जगह नजर आई जहां उसने उसे दफनाया था, पर कॉर्प्स गायब था। क्या बिग फरबॉल उसे खा गया? फिर उसने फुटप्रिंट्स देखे, ज्यादातर ऑर्क फुटप्रिंट्स, जिससे यह और सस्पिशियस लगने लगा। शेल्टर वैली से लगभग 1.5 किलोमीटर था, मतलब यह जगह उससे कहीं ज्यादा डेंजरस थी जितना उसने सोचा था। गॉब्लिन्स नियर बाय थे तो उसने ड्रोन वापस बुला लिया। हानि का रिस्क नहीं ले सकता था। मैप तैयार हो गया और उसे पता चल गया कि जंगल में कौन कौन से एनिमल्स रहते हैं। अब उसे खुद उन जगहों को चेक करना था। स्वॉम्प से शुरुआत, जहां फार्मिंग संभव है या नहीं देखना था। तभी इंफ्रारेड बीप हुआ, गॉब्लिन्स के फुटप्रिंट्स बाहर दिखे। एमसी पहले से इसके लिए तैयार था, परफेक्ट एम्बुश चांस। उसका परसेप्शन स्टैट बढ़ने से स्मॉलेस्ट साउंड भी उसे साफ सुनाई देता था। उसने गॉब्लिन्स को बिना देखे ऑब्जर्व किया, परफेक्ट एंगल था। उसने स्पीयर और एरो निकालकर गॉब्लिन के सिर पर अटैक किया। वो वहीं ढेर हो गया। बाकी गॉब्लिन्स उसकी ओर दौड़े, लेकिन उसने उन्हें आसानी से खत्म कर दिया। 4 मारने के बाद वो अगले 4 पर टूट पड़ा। जब वो घिर गया तो उसने जेब से एक खास चीज निकाली। उसे देखते ही गॉब्लिन्स घुटनों पर गिर पड़े। एमसी ने मौका पकड़कर नाइफ से उनके सिर अलग कर दिए। एग्जॉशन का फायदा उठाकर ये जीत उसने बड़ी आसानी से ले ली। उसे खुद यकीन नहीं हुआ कि ये ट्रिक इतनी स्मूथ काम कर गई। एपोकलिप्स आने में अब 21 दिन बचे थे। ग्राउंड खोदते हुए वो फिर थक गया और स्किल विल टू सर्वाइव फिर ट्रिगर हुई। उसका शरीर एफिशिएंसी से भर गया। उसे लगा ये स्किल बेकार नहीं है। गॉब्लिन्स को दफना कर वो लूट पर गया। गुआका फ्रूट स्ट्रेंथ रिस्टोर करने में भारी यूजफुल। वेजिटेबल ऑयल की ढेर सारी मात्रा देखकर लगा कि आसपास कहीं हार्वेस्ट एरिया होगा। हेड गॉब्लिन की पाउच चेक की और शॉक लग गया। अंदर एक जिंदा नीला टोड था। उसने सोचा, डेड टोड क्यों नहीं? तभी टोड ने बदबू छोड़ी और तुरंत समझ आया ये पैरालिसिस पॉइजन है। गॉब्लिन्स इसे इसी वजह से कैरी करते हैं। उसने उसी वक्त तय किया इसे रेस करना होगा। क्यूट भी है और पॉइजन निकालकर वो रेजिस्टेंस बना सकता है इंजेक्शन के जरिए। हंटिंग भी आसान हो जाएगी। उसने उसका नाम रखा जोडॉक। सिस्टम में नोटिफाई किया कि टोड अब उसका प्रॉपर्टी है। ये किसी हिडन गिमिक जैसा लग रहा था। वो थोड़ा ओवरथिंक करता रहा, फिर एक्सप्लोरेशन पर निकल पड़ा। डायमेंशनल गेट खोलकर आगे पीछे सफर करता रहा और आखिरकार पूरी रीऑर्गेनाइजेशन खत्म कर ली। इधर उधर सर्च करते हुए उसे एक स्प्रिंग मिला जो ड्रोन में मिस हुआ था। पानी नॉर्मल था, डेंजरस नहीं, और स्प्रिंग के पीछे एक हिडन हाइड आउट, एक गुआका ट्री और वेजिटेबल ऑयल बर्ड्स। हमारा लड़का गुआका फ्रूट्स और वेजिटेबल ऑयल बर्ड्स इकट्ठे करता है। पास पास के पेड़ों पर मार्कस लगाता है ताकि रास्ता भूल ना जाए, और हाइड आउट से वापस लौटने लगता है। अपार्टमेंट पहुंचकर वो अपने नए पेट जोडॉक को खिलाता है। फिलहाल उसे 2nd फ्लोर पर ही रख रहा है क्योंकि हाइड आउट में छोड़ दिया तो वो मर जाएगा। पेट की केयर के अलावा उसे और भी काम करने थे। सबसे लंबा काम था ऑइंटमेंट बनाना, और वो इतना ज्यादा बन गया कि उसे समझ ही नहीं आया कि करे क्या। मिक्योंग को नहीं दे सकता, वो भी अवेकनर है, तो उसने तय किया कि हियोंग को दे देगा। हियोंग के घर पर वो प्रोटीन ड्रिंक पी रहा था। एमसी ने उसे ऑइंटमेंट दिया। वो पूछता है ये क्या है। एमसी कैजुअली बोलता है कि उसने बहुत ज्यादा खरीद लिया था और ये वुंड्स के लिए अच्छा है। हियोंग हंसकर पूछता है मार्केटिंग शुरू कर दी क्या? एमसी मना कर देता है। फिर भी हियोंग थैंकफुल था ऑइंटमेंट देने और उसे सुरा के बारे में इन्फो भेजने के लिए, और एमसी उसे शूटिंग इंसिडेंट बताने के लिए थैंक्स करता है। सियांगहो जिम के माहौल को अनयूजुअली क्वाइट देखता है। हियोंग बताता है कि ब्रॉडकास्टिंग वाले आदमी ने इन्फो फैला दी तो सबने प्लान्स बनाने शुरू कर दिए हैं और अब वो लोग यहाँ बेस बनाने की सोच रहे हैं। एमसी उसे वार्न करता है बहुत ज्यादा लोग खतरे की निशानी है, लेकिन हियोंग अपने मेंबर्स को छोड़ना नहीं चाहता। वो बहुत लॉयल है। हियोंग पूछता है कि एमसी खुद क्या करने वाला है। वो बात टाल देता है। तभी अचानक एक चीख सुनाई देती है। आवाज उसे पहचान में आती है। नीचे देखने पर मिक्योंग जमीन पर पड़ी थी। दोनों दौड़कर उसके पास पहुंचते हैं। वो बताती है कि उस पर हमला हुआ, लेकिन उसे अटैकर दिखा ही नहीं।
ह्योंग तुरंत बाहर इलाके की जांच करने भागता है। एमसी रोक नहीं पाता। एमसी मिक्योंग के साथ रुकता है। वो बताती है कि अचानक सब काला हो गया और उसे समझ ही नहीं आया क्या हुआ। ये सुनकर एमसी की रीढ़ में ठंड उतर जाती है। वो समझ जाता है कि वे चल पड़े हैं। वो उसे तुरंत वार्निंग देता है, ऐसा कभी भी हो तो ब्लिंक इस्तेमाल करना। वो वादा करता है कि उसे सेल्फ डिफेंस किट भेजेगा और कहता है बहुत सावधान रहना, अपोकलिप्स में अब सिर्फ 20 दिन बचे हैं। एक पुराना मीम याद आता है, 5 लोग इकट्ठे हों तो एक बेकार निकलता ही है। ट्रोल्स हर जगह होते हैं। सुरामी भी थे, वहाँ इंटरफेरेंस पैचेस थे, टेव्स रिपोर्ट्स लेते थे पर ट्रोल्स को पकड़ते नहीं थे। ट्रोल्स न्यूबीज को अपनी पार्टी में ले जाकर मॉन्स्टर जोन्स में मरवा देते थे, लूट चुरा लेते थे, पार्टीज को आपस में लड़वा देते थे। गेम पहले ही अनपॉपुलर था। ट्रोल्स ने इसे 1 साल में डुबो दिया। यूजर्स 4 तक रह गए क्योंकि बाकी ट्रोल्स को सैंग हो और उसकी टीम ने खत्म किया था। एमसी सोचता है मैं इतना सब नैरेट क्यों कर रहा हूं। फिर वो सारी फाइंडिंग सम अप करता है। एडो शूटआउट के बाद अवेकनर्स कम्युनिटी एकजुट हो रही है, इन्फो दे रही है और स्कीम्स भी बना रही है। वो मिड सेंटेंस रुक गया क्योंकि उसे पता चलता है कि लोग उसके पुराने वीडियोस भेज रहे हैं। साइट पर आगे जाके उसे पता चलता है कि उसका टीममेट डाजी शिम एक ट्रोल था। डाजू की वीडियो की थंबनेल कैरीड बाय किम्बप देखकर वो शॉक हो गया। शायद वो एडिटेड वीडियो से लोगों को ल्योर कर रहा हो। सरप्राइजिंगली वो डाजू को क्लैप कर देता है क्योंकि उसकी चालाकी काबिल तारीफ है। फिर वो डिसाइड करता है कि ऐसे लोगों से निपटने के लिए उसे और ट्रेनिंग करनी होगी। अगले 13 दिनों तक व्हेनेवर पॉसिबल उसने वेपन्स और रियल कॉम्बैट टेक्निक्स सीखी, एक सर्वाइवल मेट चैनल से। इस दौरान उसने कई अटैकिंग मॉन्स्टर्स देखे और हाइडआउट्स भी। कई स्ट्रैटेजीज ऐसी थीं जिनमें वायर डिजीज को कंसिडर ही नहीं किया गया था। 13 दिनों के बाद एमसी मेन वेपन चुनने का सोचता है, कुछ ऐसा जो वायर डिजीज में भी मेथोडिकल रहे और एंटी पर्सनल और मॉन्स्टर हंटिंग दोनों में काम आए। टूल बैग में इंडियन वॉर क्लब, वुडन स्लिंग शॉट, ऑकर क्ले बीड्स और हैंडमेड स्टोन एक्स थे, पर कोई भी परफेक्ट मैच नहीं। उसने पहले स्लिंग शॉट ट्राई करने का सोचा। यूटिलिटी हाई थी पर बीड्स कमजोर थे। इंडियन वॉर क्लब ब्लंट था, जो स्पोर्ट्स वाले ज़ॉम्बीज के खिलाफ बढ़िया है। उसे याद आया लेवल 10 पर जो पहला वेपन खरीदना है वो भी ब्लंट टाइप ईबुनी वुड क्लब ही है। क्लब प्रोफिशिएंसी बढ़नी ही चाहिए। लेकिन सवाल था, क्या इंडियन वॉर क्लब लोगों के खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकता है? साइकिक अवेकनर्स के सामने डाउटफुल था। सर्वाइवल लाइफ में ह्यूमन किल पर 50 पॉइंट्स मिलते थे, लेकिन मर्डरर सिस्टम अब्यूज रोकता था। फिर भी बहुत लोग पॉइंट्स के लिए दूसरों को एलिमिनेट करेंगे। ट्रेनिंग के दौरान एमसी ने डमी को वॉर क्लब से तबाह कर दिया। उसने फैसला किया कि ऐसे लोगों से बचकर रहेगा जब तक आइटम्स और स्किल्स फार्म न कर ले। ट्रेनिंग खत्म करके पसीना पोंछते हुए वो स्टोर डिसमेंटल करने की प्लानिंग कर ही रहा था कि तभी उसे वुल्फ की आवाज सुनाई दी। वो शॉक में था। क्या हाइडआउट के पास कोई जख्मी वुल्फ है? थोड़ी देर बाद उसे वुल्फ मिला, साइज में इतना बड़ा कि उस पर सवारी की जा सकती थी। सिस्टम ने रिवील किया, ग्रे वुल्फ डिंगो। पास जाके देखा तो वो सांस नहीं ले रहा था। क्या वो स्ट्रे वुल्फ है या किसी ने अटैक करके इसे भागने पर मजबूर किया? जैसे ही उसने इंजरीज चेक करनी शुरू की, अचानक एक छोटा वुल्फ उसके पीछे से टकराया। डेड वुल्फ एक्चुअली उसकी मां थी और ये छोटा उसके सामने खड़ा हो गया उसे प्रोटेक्ट करने। एमसी कंफ्यूज था, वो फोर्स इस्तेमाल नहीं कर सकता था। उसने शवेल उठाया क्योंकि डेड वुल्फ को दफनाना जरूरी था। अगर वो मॉन्स्टर थी तो बोन क्रीपर बन सकती थी, अगर नहीं तो और मॉन्स्टर्स अट्रैक्ट करेगी। होल खोदते वक्त छोटा वुल्फ अपनी मां के पास सो गया। इससे एमसी को उसके बचपन की मोंगची नाम की डॉग की याद दिला दी। फिर उसने छोटे वुल्फ को उठाया और समझाया उसकी मां यहीं सोएगी, वो कभी भी मिलने आ सकता है क्योंकि हाइड आउट के गेट में वो उसके लिए डॉग होल बनाएगा। उसने उसे मीट दिया और कहा कि वो इसे कभी भूखा नहीं रहने देगा। बदले में उससे हेल्प मांगी, उसकी इनक्रेडिबल सेंस ऑफ स्मेल का इस्तेमाल करके। छोटा वुल्फ खुशी से सॉफ्ट साउंड करता है। एमसी नाम रखता है डिंगो। सिस्टम विंडो पॉपअप, कम्युनिकेशन सक्सेसफुल। अब ग्रे वुल्फ डिंगो ऑफिशियली उसकी प्रॉपर्टी था। अब अपोकलिप्स में 19 दिन बचे हैं। जियोन हो डिंगो को ट्रेन कर रहा है, कमांड्स रिपीट करवा रहा है। पॉ, डिंगो हाथ रख देता है। रन, डिंगो दौड़ जाता है। सिट, लाई डाउन, स्टे, हर कमांड फ्लॉलेसली फॉलो कर रहा था। वो एक बड़ा बोन का टुकड़ा हवा में उछालता है और डिंगो तेजी से कूदकर उसे पकड़ लेता है। हमारा लड़का खुश हो जाता है, ये सोचकर कि वो कितनी जल्दी सीखता है। शायद इसलिए क्योंकि ये दूसरी दुनिया का प्राणी है। उसकी सेंट ट्रैकिंग एबिलिटी भी कमाल की है।
एमसी के मन में डिंगो किसी लकी चार्म से कम नहीं। वो अपने प्यारे साथी को एक किस देता है और कुछ बोलने ही वाला था कि उसका फोन बज उठता है। स्क्रीन पर ह्योंग का मैसेज था। लेविटेशन सर्च करने को कहा गया था। वो नेट खोलता है और एक आर्टिकल देखता है, पहले सुपर ह्यूमन का, जिसने दावा किया था कि ज़ॉम्बीज और मॉन्स्टर्स जल्द आने वाले हैं, और ये खबर रैंक 1 पर पहुंच चुकी थी। कमेंट्स में लोग डिवाइडेड थे। कुछ बोल रहे थे कि चैनल ने रेटिंग्स के लिए किया है, कुछ ये मानने को तैयार ही नहीं, लेकिन अवेकनेस तुरंत चिंतित दिख रहे थे। एमसी को मजा आया। कुछ लोग कम जानकारी मिलने पर गुस्सा करते हैं और कुछ तब जब इंफॉर्मेशन पब्लिक हो जाती है। फिर वो सोचने लगा, सरकार कैसे रिएक्ट करेगी। रैलीज चल रही थी सुपर पावर्स के बारे में, लोग शॉक में थे, पर उसने खुद को समेटा। उसे इसमें पढ़ना नहीं है। वो जानता है कि गवर्नमेंट तब एक्ट करेगी जब दूसरा ओमन हॉबगॉब्लिन इवेंट होगा। शैंग हाओ फैसला करता है कि एक भी पल बर्बाद नहीं करेगा। वो डिंगो को कहता है, आज से एक्सप्लोरेशन शुरू। वो पोर्टल वर्ल्ड में पहुंचते हैं और सियांग हाओ रीजन समझाता है कि एक्सप्लोरेशन डिंगो के साथ क्यों जरूरी है। वो डिंगो को एक छोटी पाउच सूंघने देता है और उसे ढूंढने का आदेश देता है। पहला कारण, आने वाले हॉबगॉब्लिन इवेंट के लिए तैयारी, ताकि डिंगो गॉब्लिन्स की सेंट याद कर सके। कुछ सेकंड्स में डिंगो बुशेस में फ्लैश ढूंढ लेता है। एमसी गर्व से मुस्कुराता है। दूसरा कारण, ये टेस्ट करना कि डिंगो लाइव कॉम्बैट में शांत रहकर कमांड्स फॉलो कर सकता है या नहीं। सिग्नल मिलते ही डिंगो तेजी से दौड़ता है, घास में एक रैबिट शिकार करता है। एमसी उसे प्रेस करता है। तीसरा रीजन, ये कंफर्म करना कि हंटिंग दूसरी दुनिया में संभव है या नहीं। एमसी प्रे इंस्पेक्ट करता है। रैबिट बड़ा था, क्लॉस मजबूत, डिंगो ने साफ किल किया था। आगे बढ़ते हुए वो सोचता है, डिंगो की स्टैट्स में कॉग्निशन कैसी दिखेगी। वो वैली की तरफ जाने का फैसला करता है। अचानक सिस्टम पॉपअप आता है, डिंगो की हेल्थ +1। एमसी को याद आता है कि किम्बाफो रूप में उसकी हेल्थ 170 थी। वो इम्प्रेस्ड होता है कि डिंगो इतनी फास्ट ग्रो कर रहा है। अचानक डिंगो खांसने लगता है। एमसी दौड़कर पानी देता है और कहता है, जंगल में अकेले मत दौड़ा कर। तभी उसे पास ग्रीन पेपर दिखता है। सिस्टम बताता है ये बुल पेपर है। एमसी खुश हो जाता है, डिंगो को ट्रीट देने का वादा करता है और बुल पेपर खुदाई करके निकाल लेता है। फिर वो फाइनल हंट पर निकलते हैं। दोनों स्ट्रीम के किनारे रॉक्स पर बैठते हैं। इस बार डिंगो को कोई अनयूजुअल सेंट नहीं मिली। एमसी सोचता है, रेड ट्राउट मॉन्स्टर्स नहीं होते, कोई पॉइंट्स नहीं देते, बट एक्सपीरियंस वैल्यू डिंगो के लिए प्राइसलेस है। ट्राउट हंट पूरा करके वो फेज 2 की तैयारी खत्म करने का सोचता है और घर लौट आता है। अगले दिन उसका पूरा रेस्टोरेंट डिमोलिश हो चुका था। डिमोलिशन मैनेजर कहता है कि अगर रिपेयर में दिक्कत आए तो 3 दिन में कॉन्टैक्ट करे। मैनेजर को वो सिंसियरली धन्यवाद देता है। जगह को टूटता देखकर उसे थोड़ा दुख होता है, पर जरूरी था। अंदर कदम रखते हुए वो मानता है कि अपोकलिप्स के बाद लोग स्टोर्स लूट करेंगे। वो खुद भी करता, इसलिए शिकायत का हक नहीं। जैसे ही वो साफ सफाई शुरू करता है, ह्योंग चुपचाप उसके पीछे खड़ा था। वो खाली रूम को देखता है और बताता है कि उसने भी मिनिमम सामान छोड़ा है। एमसी पूछता है, वो यहाँ क्यों आया है। ह्योंग उसकी माथे पर उंगली से टैप करके कहता है, तो कल बिना बताए भाग गया था। वो सिर्फ ये चेक करने आया है कि एमसी जिंदा है या नहीं। डिंगो उसे ठंडी नजरों से घूर रहा था। ह्योंग पूछता है, क्या तुम्हारे पास डॉग था। एमसी कहता है, वो तो बहुत पहले चला गया, ये नया पेट है। ह्योंग कहता है, ये वुल्फ तो अडोरेबल है। एमसी फिर पूछता है, असल में क्यों आए हो। तब ह्योंग असली बात बताता है, वो लोग ढूंढ लिए गए हैं जिन्होंने मीक्योंग पर हमला किया था। अपोकलिप्स में अब 17 दिन बचे थे। दोनों बैठते हैं और ह्योंग बताता है, किम चॉल जुन की पार्टी, जो हमेशा टोपी पहनता है, वही लोग मीक्योंग को टारगेट कर रहे थे, और टो ट्रक वाला क्रीप भी उसी ग्रुप में है। वो पहाड़ की तरफ इशारा करता है। वो रीडेवलपमेंट एरिया जो अधूरा पड़ा है, उनका हाइडआउट वहीं है। एमसी पूछता है, तूने ये सब पता कैसे लगाया। ह्योंग बताता है, क्लूज अपने आप जुड़ गए। हान जिन नोंग जो लेविटेट करता है, हाल ही में वैरायटी शो में था। ह्योंग ने उससे पूछा। उसने बताया कि वो चाओ जुन के ग्रुप से मिला था, लेकिन उनके मेंबर्स बदतमीज थे तो वो वहां से निकल गया। मीक्योंग पर इंसिडेंट के बाद बाकी लड़कियां भी पार्टी छोड़ गईं। पूछने पर उन्होंने कहा उन्हें दूसरी अवेकेंड पार्टी से ऑफर्स मिले थे। ह्योंग राय मांगता है। एमसी कहता है कि मीक्योंग को छोड़कर बाकी लड़कियां शायद धोखे में लाई गई थीं। फिर ह्योंग बताता है, उनकी पार्टी के सिर्फ 4 मेंबर्स बचे हैं, उसके सहित। एमसी शॉक्ड। कुछ दिन पहले तो 20 थे। ह्योंग समझाता है, वक्त ऐसा है, लोग खुद को ही देखते हैं। फिर वो छोटी जीउन के बारे में चिंतित होता है, क्या एक्स वाइफ से कांटेक्ट करें या नहीं। एमसी चेहरे पर इमोशन नहीं दिखाता, उनकी सिचुएशंस अलग हैं, बट वो कंफर्म करना चाहता है कि उसकी थिंकिंग सही है। वो पूछता है, अगर अपोकलिप्स आ जाए और लोग तुम्हें थ्रेटन करें, तुम क्या करोगे। ह्योंग बिना सोचे बोल देता है, मार दूंगा। वो कहता है कि उसका प्रिंसिपल है लोगों को हर्ट ना करना, पर बिना कानून की दुनिया में ऑप्शन नहीं बचेगा, ईवल के लिए वहां जगह नहीं होगी। फिर वो पूछता है, तू ये अचानक क्यों पूछ रहा है, ये तेरे जैसे सवाल नहीं। एमसी कोई वैलिड जवाब नहीं देता।
तभी हेल्प की आवाज़ आती है उसके फ़ोन से। ह्योंग पूछता है लॉस्ट चाइल्ड। एमसी मैप चेक करता है और ह्योंग से कहता है डिंगो का ख्याल रखना। दूसरी तरफ मिक्योंग सराउंडेड थी बैड गाइज से। उसने डिस्ट्रेस सिग्नल भेजा था। टो ट्रक वाले एन और हॉक मॉक करते हुए कहते हैं इतना ड्रामा क्यों कर रहे हो, नीचे आओ। मिक्योंग रूफटॉप के एज पर खड़ी है, चीखते हुए कहती है कि उसने साफ इनकार कर दिया था पर ये लोग पीछा करते रहे। वो पूछती है क्यों। एन उसे कंसिडर करने को कहता है पर किम शियोल और मा जोंग आगे आते हैं, कहते हैं कि रीडेवलपमेंट एरिया है, कोई बचाने नहीं आएगा। किमची कहता है एनर्जी मत बर्बाद करो, हम सब ट्रेड्स रखते हैं, और वो काउंटडाउन शुरू कर देता है। उधर रूफटॉप पर खड़ी मिक्योंग को घेर रखा था और इसी बीच हमारा लड़का एक गली में छिपकर अपने वेपन्स तैयार कर रहा था। काउंटडाउन शुरू होते ही 2 पर उसने स्लिंग घुमाया और 3 पर किम चोल के चेहरे पर सीधा वार लगा। पूरा गैंग कंफ्यूज था कि उन पर हमला कौन कर रहा है। तभी हमारा प्रोटैगनिस्ट हेलमेट पहनकर सामने आता है, आइडेंटिटी रिवील करे या नहीं इसी उधेड़बुन में। इंडियन वॉर क्लब से उसने ओनेन पर जोरदार वार किया, फिर तुरंत दूसरे मेंबर पर झपटा। वो बंदा ब्लैक एनर्जी एमिट कर रहा था। एमसी को शक हुआ कि शायद उसका ट्रेट विजन ब्लॉकिंग है, लेकिन फिर भी उसने स्ट्राइक कर दिया। अब एमसी भारी सांस ले रहा था। मिक्योंग चिल्लाई पीछे और उसने मुड़कर देखा। किम शील बैट लेकर उस पर टूट पड़ा और उसके हेलमेट को क्रैक कर दिया। शियोन हो उसकी ताकत देखकर दंग रह गया। उसी समय किम चोल को समझ आ गया ये कौन है। एमसी भी सोच रहा था किम चोल का ऑफेंसिव ट्रेट इस अर्ली स्टेज में इतना पावरफुल। किम चोल ने उसे मारने की कसम खा ली और उसके सारे लोग जुड़ गए, पूरी स्ट्रेंथ दिखाने को तैयार, जबकि वो अवेकन भी नहीं थे। ओनेन बिजली जैसी चमक के साथ उसकी तरफ बढ़ा, मॉक करते हुए। एमसी समझ नहीं पा रहा था कि करे क्या, डायमेंशनल गेट इस्तेमाल करे या नहीं। तभी स्ट्राइक पड़ने ही वाला था कि डिंगो अचानक आया और ओनेन का हाथ काट लिया। इसी समय ह्योंग गली से बाहर आया, बोलता हुआ दोपहर में ये सब ठीक है क्या? अगर पंगा नहीं चाहिए तो निकलो, 1 या 12 को बुला रहा हूँ। गैंग तुरंत पीछे हट गया। ह्योंग बड़बड़ाया कि दिखते कमजोर हैं पर एटीट्यूड पूरा क्राइम बॉस वाला। मिक्योंग नीचे आई और तुरंत एमसी का सिर पकड़कर चेक करने लगी। हेलमेट का क्रैक देखकर वो परेशान हो गई। ह्योंग ने भी उसे पीठ पर उठाने को ऑफर दिया। दोनों की चिंता देखकर एमसी के दिमाग में उसके पुराने गेम वाले साथी याद आ गए। जब मिक्योंग ने हॉस्पिटल चलने को कहा, एमसी ने मुंह फेरकर कहा कि वो ठीक है। फिर उसने पूछा क्या मिक्योंग को उनकी पार्टी में शामिल कर सकते हैं। ह्योंग बोला जब तक मिक्योंग को दिक्कत नहीं, और वो खुशी से मान गई। एमसी ने कहा कि उसे कुछ काम है और चला गया। ह्योंग और मिक्योंग सोच में पड़ गए कि वो यूं अजीब बर्ताव क्यों कर रहा है। घर पहुंचकर एमसी अपने इमोशंस कंट्रोल करता है और स्टेज 2 की तैयारी प्लान करता है। उसे एहसास हुआ कि ह्योंग और मिक्योंग पर ट्रस्ट किया जा सकता है, पर फैसला हो चुका था। डायमेंशनल गेट का पूरा फायदा लेने के लिए उसे तेजी से लेवल बढ़ाने होंगे, स्किल्स और आइटम्स फार्म करने होंगे। माउंटेन गैंग से भिड़ने के बाद एक बात दिमाग में गूंज रही थी, क्रश देम विद आइटम पावर। उसे समझ में आ गया कि अगर वो प्लान के मुताबिक लेवल बढ़ाता गया तो मॉन्स्टर्स उसके आसपास और स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन होंगे और मिलने वाले साथियों के लिए खतरा और बढ़ जाएगा। वो काम करता रहा। वुड बर्निंग स्टोव इंस्टॉल किया, रात की नींद और सुरक्षित। डिंगो भी स्टोव के पास गोल होकर चैन से सो गया। बस कुछ इंस्टॉलेशंस बाकी थे। वो पूरा हाइडआउट जल्द तैयार होने वाला था। उसने ऑल नाइटर खींचने की ठान ली। अपोकलिप्स में अब सिर्फ 16 दिन बचे थे। इसी बीच न्यूज एंकर ने एस्ट्रॉइड की अपडेट दी। एचएसए के मुताबिक यूनजाम्बी सोलर सिस्टम के मिड पॉइंट में है। जुपिटर की ग्रेविटी ने उसे स्प्लिट कर दिया था, अल्फा और बीटा फ्रैगमेंट्स। डिपार्टमेंट हेड टॉमस चैंडलर ने कहा अर्थ से टकराने का कोई चांस नहीं है। लेकिन एमसी जानता था D5 पर यंजामी बेटा सबसे पहले गिरेगा। रशियन शिप के पास सुनामी आएगी, शिप शोर पर फेंक देगी, एंड यही कोरिया में ज़ॉम्बीज की शुरुआत होगी। न्यूज में यूइडो शूटिंग भी चल रहा था। प्रेसिडेंट जैंग 1 हफ्ते से बाहर नहीं निकले। ऑपोजिशन हियरिंग की मांग कर रहा था। रूमर्स अवेकनेस और डिजास्टर से जोड़े जा रहे थे। एमसी ने मन में स्वीकार किया, हाँ, दुनिया सच में खत्म होने वाली है। मीडिया अब इन बातों को रिपोर्ट कर रहा है। इससे अवेकनर्स के लिए क्राइम करना मुश्किल होगा। उसने लैपटॉप पर कम्युनिटी रिएक्शंस चेक किए। कमेंट्स में ओपिनियंस बिखरी हुई थीं। तभी उसे माई ड्रीम का कमेंट दिखा। वो वही प्लेयर था जो बिगिनर्स को गाइड करता था। एमसी की टीम ने उसके साथ खेला भी था। उसका सपना था बंकर बनाना। अगर एमसी के पास पोर्टल ना होता, वो शायद उसके साथ जुड़ भी जाता। उसने सोचा, जब तक वेटरन दोस्त ज्वाइन ना करें, वो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा। कमेंट को बुकमार्क करके उसने लैपटॉप बंद कर दिया। अब सेकंड शेल्टर की बारी थी। अगले दिन वो हाइडआउट के सामने खड़ा था। लगातार 2 ऑल नाइटर्स के बाद भी वो संतुष्ट था। सोलर पैनल की बिजली यूज करने का तरीका सेट करना था। वायरिंग ठीक लगी, एंड जैसे ही उसने फोन चार्ज पर रखा, इट वर्कड। वो हाथ हवा में उठाकर बोला, अब इस दुनिया में सर्वाइवल का फाउंडेशन पूरा हो गया। डोपामाइन की लहर उसे एनर्जाइज कर गई। कल के ल्यूमिनस और इग्निशन स्टोन्स के साथ उसे एमेरिस भी मिला। ऑब्सिडियन से हार्ड और शार्प,
अभी यूजलेस था पर वैल्यूएबल रिसोर्स था। एलईडी लाइट्स बाद में इंस्टॉल करेगा, पहले बेसमेंट में फूड ऑर्गेनाइज करना था। तभी डिंगो की तेज आवाज ने उसे बाहर दौड़ाया। बाहर डिंगो का सामना मेम्ड वुल्फ से था। एमसी ने उन्हें सूरा में देखा था। वो सोच रहा था, ये हाई एल्टीट्यूड क्रीचर्स यहाँ कैसे? डिंगो की आंखों में गुस्सा देखकर उसे शक हुआ, शायद यही वुल्फ्स उसकी मां को मारने वाले थे। वो डिंगो को शांत करने की कोशिश करता है, पर अंदर से जानता है कि अभी वो इतने वुल्फ से नहीं लड़ सकता। अगर वेपन लेने पीछे मुड़ा तो वुल्फ्स उसकी पीठ पर झपट पड़ेंगे। इसलिए उसने अल्फा वुल्फ को भगाने का फैसला किया, बाकी उसके पीछे आ जाएंगे। उसने देखा, वुल्फ्स तभी हिलते हैं जब अल्फा मूव करता है, और उनकी सेंस ऑफ स्मेल बहुत तीखी है। सौभाग्य से उसके पास पेपर स्प्रे था। अगर वो अल्फा पर स्प्रे कर दे तो उन्हें शेल्टर से दूर भगाया जा सकता है, लेकिन रिस्क भारी था। स्प्रे करने से पहले हमला भी हो सकता था। उसने डिस्ट्रैक्शन का तरीका सोचने की कोशिश की और अचानक एक आइडिया आया। अपने हाथों से बनाए हाइडआउट की रक्षा करने का निश्चय करते हुए वो तैयार हो गया। उसने सीधा अल्फा पर नाइफ फेंका। अल्फा बच गया और उसी पल वो उस पर झपट पड़ा। जैसे ही अल्फा करीब आया, उसने पोर्टल खोल दिया और मौके का फायदा उठाकर उसकी आंखों पर स्प्रे कर दिया। अल्फा कंफ्यूज हुआ और एमसी ने नाइफ उसकी आंखों में घोंप दी। बाकी वुल्फ्स तुरंत पीछे हट गए। एमसी जमीन पर बैठ गया। डेथ को बस इंचेस से डॉज किया था। डिंगो उसके पास आया, उसकी चिंता करते हुए। एमसी ने उसके सिर पर हाथ फेरा और वादा किया कि वो एक दिन उसकी मां का बदला जरूर लेगा। एपोकलिप्स में अब सिर्फ 15 दिन बचे थे। बेसमेंट को ऑर्गेनाइज करने के बाद शोंगहो हार्डवेयर और फार्मेसी स्टोर पहुंचता है मिनिमल डिफेंस सप्लाईज कंप्लीट करने के लिए। ब्रो 68 आवर्स से सोया नहीं है। ऊपर से वुल्फ से निपटना उसकी थकान और बढ़ा देता है। फिर भी एक्सो सोचता है कि पिछली बार वो शायद लकी रहा, वरना अगर वो वुल्व्स नॉर्मल नहीं बल्कि वेयरवुल्व्स होते तो ये बंदा सीधा मोलेस्ट हो चुका होता। उसे लगने लगता है कि वो केयरलेस हो रहा है, बस पास के मॉन्स्टर्स पर ध्यान दे रहा है लेकिन रैंडम वेरिएबल्स को इग्नोर कर रहा है। कॉर्नर में धकेला गया शोंगहो लैंड एक्सपैंड करने और एक प्रॉपर शेल्टर बनाने का आइडिया सीरियसली सोचता है। ड्रोन सर्वे भी वही डायरेक्शन दिखा रहा है। दूर से युंगजुन उसे वेलकम करता है, जबकि स्योनहो अपने थॉट्स में खोया सोच रहा है कि फार्मिंग और स्टोरिंग के लिए और स्पेस सिक्योर कर सकता है। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस एस्टैब्लिश करने के बाद उसका नेक्स्ट टारगेट ब्लूटूथ बीकन्स होंगे ताकि सिग्नल रेंज बढ़ सके। दोस्त उसका नाम बार बार पुकार कर उसे रियलिटी में वापस खींचता है और पूछता है कि वो यहाँ कर क्या रहा है। सिंपल रखते हुए शोंगहो बोलता है कि वो बस सामान खरीदने आया है। जिम्ब्रो अज्यूम कर लेता है कि वो वेपन्स लेने आया है, जबकि वो हार्डवेयर स्टोर के सामने खड़े हैं। वियर्ड असम्पशन। ह्योंगजुन बताता है कि असल में उसे नहीं, उस गॉर्जियस बैडी को वेपन्स चाहिए जो उनकी टीम की मेंबर है। सामान लेने के बाद स्योंगहो को पता चलता है कि उसका बड़ी इस लड़की से मिला और उसे वेपन्स खरीदने से रोक रहा था, लेकिन ये लड़की अपने फैसले पर काफी अड़ी हुई है। स्योंगहो को अपनी शॉर्ट समरी दे देता है, लेकिन उसे दिखाने के बाद भी लड़की मानती ही नहीं। वो हमारे बॉय को आईसी ग्लेयर में घूरती रहती है, जिससे वो फ्रीक आउट होकर बोल पड़ता है। अचानक लड़की को याद आता है कि ये बंदा टियोबा की रेस्टोरेंट का ओनर है और हमारा बॉय कंफर्म कर देता है। वो उसकी अपीयरेंस और पर्सनैलिटी शिफ्ट देखकर काफी स्टंड हो जाती है। शांगो अज्यूम करता है कि शायद उसे लग रहा है कि वो रूड है, तो वो माफी मांगता है, लेकिन वो अपना वॉलेट निकालकर उसे एक कार्ड दे देती है। ये यंग लेडी है जो श्वांग, और बिलीव करो चाहे ना करो वो एक्चुअली डॉक्टर है। इंटेलिजेंट एंड हॉट कॉम्बो। डॉक्टर होने का पता चलते ही स्यानहो उसे वही बेसिक सिखाता है जो उसने होंगजुन और मिक्योंग को सिखाए थे। डॉक्टर कहती है कि उसे इस गेम में साइंटिफिक लॉजिक नहीं दिखता। शॉन्ग कंफर्म करता है कि ये बस एक ब्रेन डेड सा गेम है, लेकिन स्वान अभी खत्म नहीं हुई। उसे एक बात खटकती है। वो इंस्टेंटली पॉइंट करती है कि वो खुद अवेकनर है। हमारा बॉय थोड़ा बुरा मानता है, लेकिन स्वान बहुत स्मार्ट है। उसे उसके एक्सप्लेनेशंस इतने विविड लिखते हैं कि ये बंदा गेम खेले बिना ऐसा नॉलेज रख ही नहीं सकता। लेकिन स्वान आगे परस्यू नहीं करती और समरी के लिए थैंक यू कहती है। उधर होंगजुन जेलस फील कर रहा है कि उसने एक्सप्लेन प्रॉपरली नहीं किया। डॉक्टर मजाक में बोल देती है कि वो शोंगहो की डेप्थ के सामने कहीं नहीं टिकता। ग्रेटफुल होकर स्वान शोंगहो की फ्रेंड बन जाती है। एक और प्रिटी बैडी हम रोस्टर में जुड़ जाती है। अगले दिन हमारा बॉय अपने रूम में स्पीयर ब्लेड साफ कर रहा है। नया वेपन काफी अच्छा लग रहा है और वो इसे बैटल में टेस्ट करने के लिए एक्साइटेड है। शोंगहो का इनिशियल सेटअप कंप्लीट हो चुका है, तो वो डिंगो को बुलाता है और बताता है कि अब वो अपनी मदर का बदला लेने जा रहे हैं। रिवेंज एग्जैक्टली नहीं, लेकिन अगर कोई इंट्रूडर उसके हाइडआउट तक पहुंच गया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। इसलिए उन्हें जल्दी एक्ट करके उन डेंजरस लोगों को खत्म करना होगा। अगला सीन, जॉन विक और उसका डॉग तैयार हैं कुछ को मार गिराने के लिए। मिशन पर डिंगो की ओल काफी इंपॉर्टेंट है। अभी वो एक वुल्फ पैक को सामने देख रहे हैं, लेकिन अजीब है कि सिर्फ 4 वुल्फ्स दिख रहे हैं और उनमें अल्फा भी नहीं है। और करीब जाकर शोंगहो को असली बात समझ आती है। एक आउल बेर वुल्फ्स को फाड़ कर खा रहा है। उसने कई वुल्फ्स वहीं मार गिराए। शोंगहो सोचता है कि ये बंदा कन्वीनियंट है बंच ऑफ वुल्फ्स क्लीन करने में। वुल्फ पैक की सबसे बड़ी वीकनेस यही है कि अल्फा जाते ही पूरा पैक क्रम्बल हो जाता है, सेंसेस स्कैटर हो जाते हैं, कोऑर्डिनेशन खत्म। ये परफेक्ट मोमेंट है एक एक करके उन्हें गिराने का।
तभी एक वुल्फ उसकी तरफ झपटता है, लेकिन चांग-हो आराम से वेब ट्रैप डिप्लॉय करके उसे पकड़ लेता है। वही डेंजरस वुल्फ अब डर के मारे पप्पी बनकर चिल्ला रहा है, लेकिन ये चीप ट्रिक्स हमारे बॉय पर नहीं चलती। वो उसे स्पीयर से तुरंत खत्म कर देता है। हाँ, वुल्फ के लिए बुरा लगता है, लेकिन मिशन सिक्योर करना जरूरी है। एक वुल्फ डाउन, 3 पॉइंट्स गेन्ड। बाकी 3 वुल्फ्स उसकी प्रेजेंस की तरफ खिंच जाते हैं और वो दौड़ता है तो वो हाइपर अग्रेसिव होकर पीछे लग जाते हैं। 2 साइड से घेरते हैं और एक ऊपर से अटैक करता है, लेकिन ना, बग स्प्रे टू द रेस्क्यू। चांग-हो एक को डाउन कर देता है, लेकिन लेफ्ट और राइट से अब भी 2 वुल्व्स उसके ऊपर हैं। पहले वो राइट वाले की तरफ घूमकर स्पीयर उसके पेट में गहरा घूम देता है, दूसरा पीछे से मौका लेने आता है, लेकिन डिंगो पावरफुल टैकल से उसे उड़ा देता है। एक और वुल्फ डाउन, 3 पॉइंट और। चांग-हो मेनेसिंग टोन में कहता है कि उसे बस सबको स्टैप करते रहना है जब तक वो मर ना जाए। ब्रो डेंजर में नहीं, खुद डेंजर है। वुल्व्स खत्म करके हमारा बॉय लेवल 5 पहुंच जाता है और उसके स्पेशल ट्रेट में नए इफेक्ट्स अनलॉक होते हैं। क्यूरियस होके वो अपने गेट की प्रॉपर्टीज चेक करता है। नया फीचर ये है कि गेट अब बाकी सबको इनविजिबल रहेगा। फिर आता है प्रोजेक्शन इफेक्ट, जिससे वो किसी भी प्रोजेक्टेड लोकेशन से साउंड सुन सकता है। टेस्ट करने के लिए चांग-हो तुरंत गेट कास्ट करता है। इस बार वो घर को दूसरी तरफ जाए बिना देख सकता है। ट्रांसपेरेंसी काम कर रही है तो कोई उसकी एबिलिटी डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। पहले उसे डर था कि गेट से गुजरते हुए वो गलती से किसी डंजन में ना घुस जाए, लेकिन प्रोजेक्शन इफेक्ट ने ये रिस्क खत्म कर दिया। लेवल 5 पर ये इफेक्ट अनलॉक होना ये भी हिंट करता है कि आगे और बहुत कुछ मिलने वाला है। उसने सोचा भी नहीं था कि इन छोटे लेवल्स में रिवॉर्ड्स छिपे होंगे, लेकिन अभी उसके पास करने को बहुत काम है। शुरुआत करते हुए वो वुल्फ पैक की लाशें दफनाता है। वुल्व्स को खत्म किए 2 दिन बाद हमारे बॉय ने कई काम मार्क करके पूरे किए। सबसे पहले वो दूसरे वर्ल्ड गया और ड्रोन से एक और सर्वे किया। रेडियस 1 किलोमीटर कीप करके उसे कई हार्मलेस एनिमल्स दिखे। अब भी गॉब्लिन या कोबाल्ट का कोई साइन नहीं था, एक भी मॉन्स्टर नहीं। फिर चांग-हो ने 30 किलोमीटर दूर वाले गॉब्लिन नेस्ट की जानकारी जुटाने की सोची। वो नेस्ट इतना बड़ा होगा कि उसमें कई हॉबगॉब्लिन्स भी होंगे, जिसे हराना मुश्किल है। लेकिन सेफ्टी कंफर्म होने के बाद एचगो को लगा कि अब एक्सपेंशन का सही समय है। ब्रो बन गया चेनसॉ मैन अपने वर्जन ऑफ पोचेटा के साथ। पेड़ों की धज्जियां उड़ाई, जमीन फ्लैटन की और हाइडआउट को प्रॉपर शेल्टर बेस में बदल दिया। डिंगो एमवीपी रहा। उसने बाउंड्री बनाने के लिए एक लार्ज सर्कल तैयार करने में हेल्प की। चांग-हो एक्स्ट्रा सेफ खेलते हुए 2 लेयर्स की बार्ब्ड वायर फेंसिंग और एक मोट सेट करता है। अब बस उसे 2 मीटर और गहरा खोदना है ताकि वायर के साथ कंबाइंड डिफेंस बन सके। ये सब करते हुए वो प्रोजेक्टेड पोर्टल से टीवी भी देख रहा था। सरकार ने अवेकनेस की प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन का प्लान अनाउंस किया। रियल वर्ल्ड में चांग-हो हार्डवेयर स्टोर से मटेरियल्स खरीद रहा था। मल्टीपल होम रेनोवेशन स्टोर से टूल सेट्स लिए और वापसी में चिहिन के हाइडआउट पर भी स्पाइंग कराया। इतना ही नहीं, चांग-हो ने मोटरसाइकिल और मिनी एक्सकवेटर तक रेंट पर ले लिया ताकि ट्रेनिंग के बाद वो इफेक्टिवली इस्तेमाल कर सके। लिटिल ब्लू टोड अब भी उसका एक्सीलेंट सपोर्ट है। सही हो, रोज थोड़ा सा पॉइजन इंजेक्ट करके रेजिस्टेंस बढ़ा रहा था और अंत में उसने इतना पॉइजन गैदर कर लिया कि अब किसी वेपन में मर्ज कर सके। कमरे में वापस वो शॉक्ड रह जाता है। सर्वाइवर 1 एक ऐसा बंदा जिसके 4500 आवर्स गेम में लगे हैं, मिशन ज्वाइन कर चुका है। ये देख के चांग-हो यूईडो शूटआउट, गवर्नमेंट की शेडी मीडिया कंट्रोल और प्रेसिडेंट की सस्पिशियस बिहेवियर वाली तीनों घटनाएं याद करता है। ऊपर से ये तीनों इवेंट्स भले अलग लगे, लेकिन उसके अंदर पता है ये सब आपस में जोड़ा है। उसका थ्योरी हमेशा से यही था कि सर्वाइवर 1 प्रेसिडेंट के साथ कोलैबोरेट कर रहा है और बदले में उसे ह्यूज शेल्टर मिल रहा है। सर्वाइवर 1 वैसे भी आइटम कलेक्टर है, तो इस डील से उसे अथॉरिटी और लेवरेज दोनों मिल जाते। सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड है। चांग-हो सोचता है कि कहीं ये सब ब्लफ तो नहीं, लेकिन फिर माई ड्रीम वाली बात फिट नहीं बैठती। कॉन्टेम्पलेशन से उसके सर में दर्द होने लगता है, लेकिन चांग-हो आखिर एक कंक्लूजन पर पहुंचता है। अगर सर्वाइवर 1 और माई ड्रीम सच में कोलैबोरेट कर रहे हैं तो उसे भी अपनी स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ेगी। अगला सीन, मिस्टर 4 आइज नया स्कोर और वीआर आईडी क्रिएट कर रहा है। सोच रहा है कि रिप्लाई मिलेगा या नहीं, क्योंकि प्लान पोस्टपोन भी हो सकता है। माई ड्रीम सरप्राइजिंगली बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड करता है, शायद इसलिए क्योंकि कुछ गेमर्स जॉब और सोशल लाइफ से एलर्जिक होते हैं। ब्रो भी सोचता है कि ये बंदा अनएम्प्लॉयड होगा, लेकिन वो वीआर चैट में चेक करना चाहता है कि ये लेजिट है या नहीं। चैट शुरू होती है। माई ड्रीम व्हाइट रूम में ज्वाइन करता है। क्लासरूम ऑफ द एलीट वाले फैन समझ जाएंगे। दोनों आमने सामने आते हैं। माई ड्रीम अनॉयड है कि ये बंदा अननोन एलियस लेकर आया है और ऊपर से स्टूपिड डक फेस पहना है। डक ऑफेंडेड होकर माफी मांगता है और चिल रहता है। माई ड्रीम इसे वेटरन समझता है जो अपनी आइडेंटिटी छिपा रहा है, लेकिन डक उसे कुछ नहीं बताता। माई ड्रीम 3 क्वेश्चंस पूछकर उसे टेस्ट करेगा, तभी वो उसे एक्नॉलेज करेगा। पहला क्वेश्चन, वेयरवुल्फ की मैक्सिमम जंप हाइट। हमारा बॉय तुरंत बोल देता है 3 मीटर्स। फिर आउल बेयर की वीकनेस, जिसका आंसर है लाइट। फिर ज़ॉम्बीज के एवोल्यूशन स्टेजेस। डक बताता है कि ये ज़ॉम्बीज इन्फेक्शन नहीं बल्कि न्यूट्रिएंट्स कंज्यूम करके इवॉल्व होते हैं
और न्यूट्रिएंट्स गैदर करके गूल बनते हैं, कुछ एनहेंस्ड ज़ॉम्बीज भी बनते हैं। माय ड्रीम चौथा क्वेश्चन भी पूछ देता है, लेकिन हमारा बॉय प्रीकर्सर इवेंट्स की एग्जैक्ट नंबर बताने से मना कर देता है। प्लेयर हंस देता है, मान जाता है कि डकफेस सच में वेटरन है। हमारा बॉय अनॉयड हो जाता है और मांग करता है कि सर्वाइवर 1 को कॉल पर लाओ, लेकिन माय ड्रीम कहता है कि वो भी पॉसिबल नहीं है। रीजन भी नहीं देता, जिस पर डग फेस प्रोटैगनिस्ट स्ट्रेट अप बोल देता है कि ये सब बकवास है। टॉपिक बदलते हुए ये बंदा फिडोरा टिप करके हिंट देता है कि बहुत जल्द कुछ बड़ा होने वाला है। हमारा बॉय सोचने लगता है कि ये बंदा शायद सच में क्रेजी है, जैसे फिलर लाइंस बोल बोल कर टाइम स्टॉल कर रहा हो। अचानक उसके स्पाइन में एक तेज ठंड सी दौड़ जाती है। उसे समझ आता है कि क्या हो रहा है। माय ड्रीम चैट से निकल चुका है और हमारा बॉय रियलाइज करता है कि ये बंदा उसे पूरा टाइम डॉक्स कर रहा था। ठीक उसी पल एक आदमी 2 सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ कैफे में घुसता है और उन्हें डोर्स लॉक करने का आदेश देता है। रिसेप्शनिस्ट कहती है कि उन्हें अलॉटेड टाइम का पेमेंट काउंटर पर करना होता है, लेकिन ये आदमी सीधा उसका हाथ पकड़कर बोलता है कि वो यहाँ किसी को ढूंढने आए हैं, गेम खेलने नहीं। योंगहो को जो सबसे स्ट्रेंज लगता है वो ये कि माय ड्रीम को तो अंडर कवर और चिल रहना था, लेकिन ये तो फुल ऑफेंसिव मोड पर चला गया है। बाय द वे इसका एबिलिटी कोड जीएस के लॉट्स जैसा है, लोगों की माइंड कंट्रोल करने वाला। एनीवे, हमारा बॉय अब पिकल में है। अगर पकड़ा गया तो वही हाल होगा जो बाकी का। वो रेस्टरूम की तरफ भागता है और डायमेंशनल गेट एबिलिटी एक्टिवेट कर देता है। उधर वो आदमी मेंटल एबिलिटी हर किसी पर स्पैम कर रहा श्योन हो की पहचान ढूंढने के लिए। हर सेक्शन चेक किया जा चुका है, बस एक जगह बची है, रेस्टरूम। ये आदमी पूरा कॉन्फिडेंट है कि हमारा बॉय यहीं छिपा हुआ है। वो हर स्टॉल खोलकर देखता है और सोचता है कि कहीं ये स्टेल्थ टाइप असैसिन तो नहीं। सच कहें तो अगर ये दरवाजा खोलकर किसी रैंडम आदमी को पॉटी करते देख ले तो मजाक ही लग जाए। लेकिन माय ड्रीम स्टेल्थ मॉन्स्टर से निपटने में एक्सपर्ट है। वो पानी की बकेट फेंक कर अनइवन एजेस डिटेक्ट करने की कोशिश करता है, हाथ भी हवा में घुमाता है कि कहीं शैंगहो टकरा जाए। लेकिन हमारे बॉय ने गेट समन करके उसे दीवार से चिपका दिया है और ये आदमी उसी पोर्टल के बिल्कुल सामने खड़ा है, बस देख नहीं पा रहा। इंस्पेक्शन खत्म करके माय ड्रीम मान लेता है कि स्टेल्थ वाला अजम्पशन गलत था, तो उसका दूसरा कंक्लूजन है कि सोंगहो मूवमेंट स्पेशलिस्ट है। बजट नामी अपने ग्रुप को एरिया स्कैन करने का आदेश देता है और रिवॉर्ड का लालच भी देता है। पोर्टल के अंदर से परिस्थिति देखते हुए शैंगहो सोचता है कि रियल वर्ल्ड में रिच होने के बावजूद और गेम में हम्बल होने के बावजूद वो यहाँ तक नहीं आना चाहता था। वो मन ही मन माय ड्रीम को धन्यवाद देता है कि उसने सारी क्लैरिटी दे दी। इतने समय तक सोंगहो कॉन्फ्लिक्ट में था, लेकिन अब उससे पूरा यकीन है कि उसे क्या करना है। वो तय करता है कि अब खुद को छिपाएगा नहीं, सामने आके पेरडी लड़ेगा और वायलेंस का जवाब वायलेंस से देगा। उधर उसका अपोनेंट बार बार सोच रहा है कि शैंगहो आखिर छिपा कहाँ है। मूवमेंट बेस्ड यूजर को ट्रैक करना आसान नहीं होता, चाहे उसके पास हजारों घंटे हों। तभी अचानक हमारा बॉय पोर्टल के पीछे से भूत की तरह पॉप होकर हाय बोल देता है। माय ड्रीम उसे मिरर में देखता है और हॉ बिना रोके स्पीयर से अटैक कर देता है। पॉइजनस स्पीयर उसकी लेग को काटता है और सेकंड्स में इफेक्ट शुरू हो जाता है। यह आदमी इतने दिन ऑरा फार्म करता रहा और एक मिस्टेक ने उसे बर्बाद कर दिया। उसकी आइडेंटिटी कंफर्म किए बिना ही हमारा बॉय उसका चेहरा दीवार पर दे मारता है और रिमाइंड करता है कि पीछे मुड़ने की इजाजत नहीं थी। वो उसके वेन्स में दौड़ रहे जहर के दर्द पर मॉक भी करता है और जब भी वो बोलने की कोशिश करे हॉ उसे शटअप करा देता है। फिर हॉ अपनी ब्लेड पकड़कर बताता है कि अपोकलिप्स और ट्यूटोरियल अभी शुरू भी नहीं हुए, मर्डरर सिस्टम भी नहीं। वो उसके बेल्ट में बंधी गन को स्लैश करके गिरा देता है। टेरिफाइंग टोन में शैंगहो घोषित करता है कि अभी अगर वो उसे मार भी दे तो उसे कोई पेनल्टी नहीं मिलेगी। उसकी ब्लेड इस आदमी की गर्दन पर हवरिंग है और आखिरकार वो गुड बॉय बनकर चुप हो जाता है। शैंगहो इम्प्रेस्ड है कि कम से कम अब तो चुप रहना आ गया। शरीर बेहोश नहीं है, लेकिन पॉइजन से हिल नहीं पा रहा। पहला सवाल, शैंगहो पूछता है कि वो सर्वाइवर 1 को बेचने और इनोसेंट लोगों पर अटैक करने क्यों आया था। जो दूसरों का शिकार कर रहा था वही अब पैरालाइज्ड पड़ा है, एक पैथेटिक मॉन्स्टर जिसे बिना मेहनत फार्म किया जा सकता है। माय ड्रीम गाली देता है, लेकिन हॉ उसकी गन उठा लेता है और याद दिलाता है कि उसे कैप्चर करने का सोचना भी कितना महंगा पड़ेगा। हमारा बॉय अपनी नाइफ पकड़कर साफ चेतावनी देता है कि अगली बार दिख गया तो सच में जान ले लेगा। इसके बाद शैंगहो कैफे से निकल जाता है, इससे पहले कि माय ड्रीम की ग्रुप पहुंच सके। वो सुरक्षित घर पहुंचता है, फिर दूसरे डायमेंशन चला जाता है। यहाँ वो गन को खोलकर चेक करता है और इस आदमी की आईडी पढ़ता है। नाम है क्वैंग क्योंग जुन, लेट 30s का, एक गोल्फ क्लब चलाता है और 3 बंकर्स पर उसका कंट्रोल है। ऊपर से कई लड़कियों का शुगर डैडी भी है, मतलब फुल ब्रेड का बॉस। इसकी एबिलिटीज के बारे में शैंगहो को लगता है कि काफी मजबूत है। गेम के हजारों घंटे के हिसाब से माइंड कंट्रोल पर बेस्ड स्किल होना लगभग क्लियर है। ये सारी यूजफुल जानकारी अब शैंगहो के काम आएगी। ऑफकोर्स स्किल सिर्फ इसलिए इंप्रूव नहीं होते कि किसी ने हजारों घंटे खेल लिए। वैलोरेंट और काउंटर स्ट्राइक के नो लाइफर्स भी 10,000 घंटे में हार्ड स्टक रहते हैं। एनीवे, शैंगहो समझता है कि गेम सर्वाइवल को सबसे ऊपर रखता है, इसलिए उसकी पोर्टल एबिलिटी वेटरन्स के लिए भी चीट जैसी है। फिलहाल वो इसे थ्योरी रखता है जब तक किसी और वेटरन की स्किल कंफर्म न कर ले।
अगला कदम, शैंगहो गन टेस्ट करता है और सोचता है कि अपोकलिप्स दूर नहीं है। उसे एक बात एब्सोल्यूट कन्विक्शन के साथ पता है। वो जंगल में डिंगो के साथ आगे बढ़ता है। डिंगो एक जगह भौंकता है, वहां पुलिस ऑफिसर्स की डेड बॉडीज पड़ी हैं। और साथ में गॉब्लिन्स भी। कंपोज रहते हुए हमारा बॉय बॉडीज चेक करता है। पता चलता है कि एक ऑफिसर जिंदा है, बस पैरालिसिस पॉइजन से प्रभावित। बड़ी चिंता ये कि उसका वेपन गायब है, या शायद उसके पास था ही नहीं। शियोंग हो दोनों बॉडीज को साथ रखकर कहता है कि 30 मिनट्स आराम करें, पॉइजन उतर जाएगा। फिर वो गॉब्लिन कॉर्प्सेस इंस्पेक्ट करता है। बुलेट हॉल्स देखकर कंफर्म होता है कि ऑफिसर्स के पास गन थी। अब बड़ा सवाल, गन गायब क्यों है? सोचते सोचते शियोंग हो अचानक कंक्लूड करता है कि ये गोल्ड गॉब्लिन का काम है, और ये उसे एक्साइट करता है क्योंकि वो इसे खुद हंट करना चाहता है। नया प्लान सेट करके वो इमरजेंसी सर्विस डायल करता है। वो एग्जैक्ट लोकेशन की नोट भी छोड़ देता है और गॉब्लिन कॉर्प्सेस को बरी करने की इंस्ट्रक्शंस भी। शियोंग हो समझ चुका है कि मॉन्स्टर्स अब पब्लिक की नजर में सच हैं, इसलिए स्टेल्थ सेफ प्ले बेकार है। अभी वो टाइम के खिलाफ लड़ रहा है, और ये छोटा मोटा मशीन उसकी मदद करेगा। दूसरी जगह एक गॉब्लिन एक नॉन अवेकेंट आदमी से लड़ रहा है। गॉब्लिन उसके स्विंग्स डॉज कर जाता है। 3 गॉब्लिन्स बचे हैं, और होमबॉय अपने कैप्टन से पूछता है कि उसे टैंकर क्यों बनना है जब उसके पास कोई एबिलिटी नहीं। कैप्टन अपने साइकोकिनेसिस स्किल इस्तेमाल करता है, लेकिन कास्टिंग में समय लगता है। रॉक्स तैयार रखकर वो उन्हें गॉब्लिन पर फेंकता है, सपोर्ट का रोल निभाता हुआ। होमबॉय पूछता है कि बाकी पार्टी मेंबर्स कब आएंगे। कैप्टन बताता है कि पार्टी गासान माउंटेन गई थी, लेकिन पहाड़ चढ़ने से रोक दी गई थी। ये न्यूज़ एक बिना एबिलिटी वाले आदमी को डिस्टर्ब कर देती है। वो पीछे हटना चाहता है, लेकिन कैप्टन कहता है कि उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए। 3 गॉब्लिन्स उसे कूदकर घेर लेते हैं, लेकिन तभी रॉक्स उनके सामने गिरते हैं और उन्हें हटा देते हैं। अच्छी बात यह है कि गॉब्लिन्स उतने स्ट्रांग नहीं जितने गेम में थे। कैप्टन उसे शांत रहकर लड़ते रहने को कहता है। अगर वो हॉबगॉब्लिन ग्रुप पकड़ ले तो ह्यूज एडवांटेज मिलेगा, लेकिन साइकोकिनेसिस वाला बंदा इतने ध्यान से लेक्चर दे रहा था कि गार्ड ड्रॉप हो जाता है। गॉब्लिन की मेज से हाथ खराब हो जाता है, एबिलिटी भी कंट्रोल नहीं कर पाता, और गॉब्लिन ने उसे काउंटर स्ट्रैटेजी से धो दिया। अब वो डिफेंसलेस पड़े हैं, और 3 गॉब्लिन्स चारों तरफ से अटैक करने को तैयार। यही उनका एंड लगता है कि अचानक एक बोल्ट गॉब्लिन की खोपड़ी चीरता हुआ निकल जाता है। दूसरा और तीसरा बोल्ट बाकी 2 गॉब्लिन्स को घायल कर देता है। दोनों एमेच्योर्स कंफ्यूज्ड हैं कि एरोज आए कहां से। अंधेरे जंगल में देखते हैं, लेकिन कुछ दिख नहीं रहा। अगले सीन में हमारा बॉय अपने कॉम्बैट बो के साथ खड़ा है। पहले वो सोचता है कि स्टेप इन करके एमो वेस्ट करना सही था या नहीं, लेकिन साथ ही खुश है कि उसे अवेकनेस के बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल गई। पहला, उन्हें माउंटेन चढ़ने से रोका जा रहा था। दूसरा, उसे वीकेंड गॉब्लिन्स का ग्रुप मिला। इन 2 हिंट्स को जोड़कर शियोंग हो अपना अगला प्लान बनाता है। गॉब्लिन ग्रुप से निपटने का तरीका सिंपल है। पहले गॉब्लिन को प्रोवोक करना, स्टोन फेंककर। रेज बेट होने के बाद गॉब्लिन डिमेंशनल पोर्टल के पास आएगा, और जैसे ही वो करीब आएगा एजगॉह दूसरी तरफ से अटैक करेगा, गेट की इनविजिबिलिटी एडवांटेज के साथ। पहला गॉब्लिन घायल होकर चिल्लाएगा और एलाइज को बुलाएगा। गेट की वॉल का फायदा उठाकर शियोंग हो स्पीयर खींच लेगा ताकि कोई एविडेंस ना रहे। अब हॉब गॉब्लिन की रिएक्शन की बारी। उसका परसेप्शन स्टैट हाई है, तो वो डेड सबऑर्डिनेट देखकर बाकी गॉब्लिन्स पर शक करेगा। कैओस फैल जाएगी, ग्रुप टूटेगा, और गॉब्लिन लीडर से दूर होंगे। उसी मौके पर शियोंग हो दूसरी तरफ से मटेरियलाइज होकर उनके सिर साफ उड़ा देगा। यही साइकिल रिपीट होगा। प्लान स्मूथ चल रहा है, लेकिन शियोंग हो को गॉब्लिन्स की बिहेवियरल पैटर्न से सावधान रहना होगा। तभी सिचुएशन उलट जाती है। हॉब गॉब्लिन सामने आता है और गोल्ड गॉब्लिन लूट लेकर भाग जाता है। मतलब दोनों में लड़ाई हो चुकी है। ये खबर खराब है, अब इमरजेंसी गैम्बल करना पड़ेगा। मस्टर्ड टाइप हॉब गॉब्लिन तेजी से उसके पास पहुंच रहा है। शियोंग हो के पास कोई और ऑप्शन नहीं, वो ब्लॉक करता है, लेकिन इंपैक्ट से उसका शरीर उड़कर पेड़ से टकरा जाता है। शियोंग हो ट्रिम्बलिंग है, हाल बुरा है। हॉबगॉब्लिन समय गवाए बिना उसे खत्म करने के लिए दौड़ता है। अगर हमारा बॉय यहां गिरा तो सीधा कुक्ड है। मेस फुल स्पीड में आ रही है। उसी पल शियोंग हो है हेल्थ थ्रेशोल्ड गिरता है और उसकी क्रिटिकल स्किल सर्वाइवल इंस्टिंक्ट एक्टिवेट हो जाती है। येलो ग्लेयर चमकते ही वो हॉबगॉब्लिन की बजाय गोल्ड गॉब्लिन की तरफ दौड़ पड़ता है। परफेक्ट मूव। कुंग जुन की गन की मदद से वो क्रीचर के सिर पर निशाना लगाकर हेडशॉट मार देता है। गोल्ड गॉब्लिन तुरंत मर जाता है, और उसी पल वो डिमेंशनल पोर्टल को बुलाता है। शॉन हो अपने फार्मिंग मिशन का पहला फेज पूरा कर चुका है, लेकिन समस्या भी खत्म नहीं हुई, क्योंकि वो हिडियस मॉन्स्टर अब भी उसके पीछे पड़ा है। हमारा बॉय मेले फाइट में पूरी अमेरिकन स्टाइल ब्रीदिंग टेक्निक निकालकर गन चला देता है और क्रीचर को लगातार शूट करता है। हॉबगॉब्लिन इस ऑनस्लॉट को सह नहीं पाता और सीधा मॉक्ड हो जाता है। ज़ियोन हो उसे डबल प्यार लौटाता है, पूरे स्टाइल में उसके शरीर पर हर तरफ स्लैशेस लगाते हुए। हॉबगॉब्लिन दर्द से चिल्लाता है और वही मर जाता है, और हमारे बॉय का लेवल बढ़कर 6 हो जाता है। साथ में 16 पॉइंट्स भी मिलते हैं। आखिरकार उसकी कठिन क्वेस्ट खत्म हुई। वो नए स्किल को चेक करता है, टेरेन सेंस,
जो उसे सराउंडिंग टेरेन को महसूस करने और रिएक्ट करने देता है। और इंटरेस्टिंग बात यह कि पहले की तरह उसके हाथ में मौजूद या इस्तेमाल हुए आइटम्स फिर से अपग्रेड होकर एक्चुअल आइटम्स बन गए हैं। स्योन हो टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। उसे समझ आता है कि सर्च पार्टी इधर आ रही है, जो लेने आया था वो मिल चुका है, इसलिए हमारा बॉय डिमेंशनल गेट मैनिफेस्ट करता है और अंदर चला जाता है ताकि सर्च पार्टी खत्म होने तक हाइड आउट में आराम कर सके। अगले दिन स्योन हो की नींद हमारे फेवरेट डॉग से खुलती है। वॉच चेक करता है और शॉक होता है कि वो चोटों की वजह से पूरे 24 घंटे सोया रहा। सर्वाइवल इंस्टिंक्ट के रिस्क को जानकर स्योंग हो तय करता है कि इसे सिर्फ एक्सट्रीम सिचुएशंस में ही यूज करेगा। नेक्स्ट मिशन पर जाने से पहले वो गोल्ड गॉब्लिन से मिली यूट चेक करता है। सब कुछ टेबल पर फैलाता है, ढेरों रिवॉल्वर्स, एक डैगर और कुछ एक्स्ट्रा चीजें। गॉब्लिन्स इन चीजों में सच में बेस्ट थे। रिवॉल्वर ठीक है, लेकिन उसकी असली नजर प्राइस पर है। मिथ्रिल नाइफ, ये परमानेंट इन्वेरियंस वाला वेपन है, रेयर आइटम, इनकमिंग डिजीज कैटास्ट्रोफी से भी प्रभावित नहीं होता। लेकिन उसे ये खटकता है कि एक गॉब्लिन इतना रेयर 100 पॉइंट्स आइटम कैसे ले आया। ब्लेड को गौर से देखते हुए सॉन्ग हो समझ जाता है कि ये फ्लॉड है, परफेक्ट नहीं। सोचते सोचते वो एक एनलाइटनमेंट पर पहुंचता है कि इस दुनिया के गॉब्लिन्स मेटल वेपन्स इस्तेमाल कर रहे हैं। इतनी इंटेलिजेंस के साथ ये चीजें उन्होंने खुद नहीं बनाई होंगी। तो क्या अचानक म्यूटेशन ने उनकी सिविलाइजेशन बदल दी? क्या कहीं रिसर्च गॉब्लिन्स भी हैं जो एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हों? थ्योरी कमजोर है और हमारा बॉय जानता है कि इसे बाद में टेस्ट करना पड़ेगा। अभी तो उसका ध्यान टाइनी सैचल्स अनपैक करने में है। लकी डे, उसे शेड ग्रेप्स मिलते हैं। ये रेयर फ्रूट नाइट विजन एनहांस कर देता है, इसलिए गॉब्लिन्स रात में आसानी से मूव कर लेते हैं। स्टेटस विंडो चेक करते हुए हमारा बॉय अपनी ग्रोथ रेट देखकर खुश है, गेम की तुलना में कहीं तेज। बेसिक काम खत्म करके ज़ियांग हो रियल वर्ल्ड लौटने की तैयारी करता है। एबिलिटी इन्वोक करके पोर्टल क्रॉस करता है और जैसे ही सिग्नल मिलता है उसका फोन पागलों की तरह बज करने लगता है। ह्योनजुन, मिक क्योंग और सोहान तीनों ने उसकी खैर खैर पूछी है। इतनी अटेंशन देखकर उसे लगने लगता है कि शायद अब वही कूल गाय है। सबसे पहले वो फिटनेस सेंटर जाना चाहता है। जैसे ही वो अंदर आता है दोस्त उसे देखकर दौड़ते हुए सामने आ जाते हैं। खुश हैं कि वो वन पीस में है और हाँ, द वन पीस इज रियल। क्यूरियस होकर वो अनफेमिलियर फेसेस की तरफ देखता है। हॉन्जुन उन्हें इंट्रोड्यूस करता है, लाए कॉन्गहुन और किम्बोरा। ज़ियांग हो सोचता है कि एक और मेंबर होना चाहिए था, लेकिन वो डिस्काउंट स्टोर से कैंपिंग गियर खरीदने गया है। हमारा बॉय हैरान होता है कि ऐसे स्टोर्स एग्जिस्ट करते हैं और मिक्योंग कंफर्म करती है कि वो जगह सुपर मॉडर्न है। जिम्ब्रो पूछता है कि क्या वो न्यूज़ वाले इंसिडेंट से अपडेटेड है और शॉन हो कहता है कि हाँ, सब पता है। डॉक्टर जिसने गासान माउंटेन वाले गॉब्लिन का बॉडी ऑटोप्सी की थी, पैनिक में आकर देश को अपोकलिप्स के लिए प्रिपेयर होने की वार्निंग दे चुकी है। प्रेसिडेंट ने भी नेशनल मीटिंग में गेम क्रिएटर को ढूंढने की बात पब्लिकली कही है। हॉन्जुन उससे उसकी अगली बिग गोल की बात करता है। सब लोग यहाँ उसके नॉलेज की वजह से इकट्ठा हुए हैं, लेकिन क्योंगहुन इरिटेट होकर बोलता है कि हॉन्जुन एडवाइस क्यों मांगता रहता है। गॉब्लिन्स पॉइंट्स देते हैं और अवेकन लोग मॉन्स्टर मारकर लेवल 1 से सीधा लेवल 2 जा सकते हैं, इसलिए बस सप्लाई स्टॉक करो। हमारा बॉय इस आदमी को एब्सोल्यूट बकवास बोलते देख रहा है, इतना कॉन्फिडेंट और इतना गलत। ज़ियांग हो से एड्रेस करके बताता है कि ये सब गलत है, लेकिन ये गोबर भरा आदमी उसे रोक देता है और पूछता है कि क्या उसने गेम खेला है। रेडिट स्टाइल स्टबर्ननेस, बिना सुने ही बातें काटना। ज़ियांग हो अपनी आइडेंटिटी छिपाने के लिए कहता है कि उसने गेम नहीं खेला और इस आदमी को बस इतनी बात काफ़ी है उसकी ज्ञान को ट्रैश करने के लिए। बोरा ज़ॉम्बी स्पोर्ट्स की प्रोसेस पर सवाल पूछती है, इन्फेक्शन कैसे फैलता है, कंडीशंस क्या हैं। जवाब में ये आदमी कॉन्फिडेंटली बकवास बोल देता है कि अवेकन लोग जिनसे भी इंटरैक्ट करते हैं वो ज़ॉम्बी नहीं बन सकते। सबसे अजीब क्लेम, टेबल पर हाथ मारकर क्योंगहुन ड्रामेटिक हाई ग्राउंड लेता है कि अवेकन होने की वजह से वो इम्यूनिटी रखता है और जिन्हें वो टच करे वो स्पोर्ट्स से सेफ हो जाते हैं। जीरो एविडेंस, लेकिन बोरा इजीली कन्विंस्ड होकर उसके हाथ में चिपक जाती है जैसे वो कोई एक्सपर्ट हो। मिक्योंग पूछती है कि क्या उसने डिफिकल्ट ट्यूटोरियल क्लियर किया और वो फिर उसे काटकर बोलता है कि वो उसकी रक्षा करेगा। पूरा प्रिटेंशियस एक्ट। ज़ियांग हो की आंखों में चुभता है, थोड़ा क्रेडिट देता है लेकिन जानता है एविडेंस जीरो है। उसे समझ आता है कि हॉन्गजुन ने उसे क्यों बुलाया, इस ट्रोल की वजह से बातचीत पूरी डेड है। हमारा भाई उठकर जाने लगता है। दोस्त रोकते हैं लेकिन उसे इस क्लाउन के सामने नॉलेज फैलाने में जीरो इंटरेस्ट है। वो गुड बाय बोलकर निकल जाता है और बाद में मिलने का वादा करता है। फिटनेस क्लब के बाद वो मैप पर कई फार्मिंग स्पॉट्स मार्क करता है ताकि आयरन डिजीज आने से पहले पॉइंट्स गैदर कर सके। कैंपिंग गियर स्टोर उसे खास अट्रैक्ट करता है। प्लान्स पूरा करने के बाद वो घर के सामने पहुंचता है जहां एलिगेंट सुयन उसका इंतजार कर रही है कुछ देने के लिए। वो एक फर्स्ट एड किट निकालती है, असल में पेन किलर्स और एंटीबायोटिक्स का खास पैक जिन्हें बिना प्रिस्क्रिप्शन कभी नहीं खरीदा जा सकता। स्पेशल गिफ्ट।
सुयोंग उसके जेस्चर देखकर स्टन्ड है। डॉक्टर अपना एड्रेस भी रिवील करती है, पाउच में लिख कर रख दिया है। हमारा बॉय कंफ्यूज्ड है कि वो ऐसा क्यों कर रही है, लेकिन सुयोन कहती है कि उसे जानने के बदले अपना लोकेशन शेयर करना नेचुरल है। और हाँ, वो स्वीट स्माइल के साथ रिमाइंड करती है कि मेडिसिन के पैसे भेज देना, एड्रेस इसीलिए दिया है। हमारा बॉय कंप्लीटली लॉस्ट हो जाता है, सुयोंग के इंटेंशन समझ ही नहीं पा रहा। उनके जाने के बाद समय तेजी से गुजरता है। हमारा बॉय सिटी में कई स्टोर से अलग अलग सामान इकट्ठा करता है, फिर प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटी बनाता है, पैनल्स लगा देता है और सामान अंदर लोड करना शुरू कर देता है। मिनी एक्सकवेटर जो उसने रेंट किया था उसे भी कंस्ट्रक्शन में तेजी से चलाता है। दुनिया की हालत धीरे धीरे और क्लाइमैक्टिक होती जा रही है। पब्लिक केओस, पॉलिटिक्स, ट्रूथ पर बहस, स्केप्टिक्स के तर्क, इन सब ने यूएन की इमरजेंसी मीटिंग और यूएस प्रेसिडेंट का कोरिया विजिट तक की घोषणा करवा दी। और तभी एचएससीए को वो महसूस हुआ जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ज़ॉम्बी एरा शुरू करने वाला एस्टेरॉयड धरती की तरफ ब्लेजिंग वे पर था। 4 दिनों बाद स्योन हो गैम्चियान पोर्ट पहुंचता है, ओशानिक सीनरी को देखता हुआ। यही फाइनल प्रिकर्सर इवेंट, रशियन शिप इवेंट होने वाला है। कंफर्म कर लेने के बाद कि आसपास कोई नहीं है, सेओन हो एक अबैंडन बिल्डिंग में जाकर फाइनल प्रिपरेशंस करता है, गेट कास्ट करता है और बताता है कि वो यहाँ क्यों आया है। डिस्पाइट हाई ज़ॉम्बी रिस्क, वो शिप से सारी गन्स हासिल करना चाहता है। ज़ॉम्बी स्पोर्स पार्टिकल बीम पैथोजेंस हैं, बचना मुश्किल है। आज ज़ॉम्बी बने या 5 दिन बाद फर्क नहीं पड़ता, खासकर ऐसे इंसान के लिए जिसकी फैमिली उसके साथ नहीं रहती। स्योन हो जानता है कि वो हमेशा डिंगो के साथ दूसरी दुनिया में रह सकता है, लेकिन तब उसके ह्यूमन एग्जिस्टेंस का कोई मीनिंग नहीं बचेगा। प्रिपरेशन खत्म कर वो काम शुरू करता है। ये आत्महत्या नहीं, ये हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाली चॉइस है और यही जिंदगी है। पैच नोट्स पढ़कर वो एज्यूम करता है कि 10 पॉइंट्स वेपन एबनी क्लब होगा और ये सोचता है कि इस फेज के ज़ॉम्बीज कितने कमजोर होंगे। एस्टेरॉयड अराइवल के बाद पॉइंट इन्फ्लुएंस भी आएंगे। नोट्स इतने कॉन्फिडेंस से लेके हैं कि साफ है गेम क्रिएटर सब जानता था। फोन चेक करते हुए हालात और बिगड़ते हैं। सुनामी वार्निंग वाला इमरजेंसी टेक्स्ट आता है, तीसरा प्रिकर्सर फिनोमिनन। अगला सीन पानी शोरलाइन को छूता हुआ, हर पल्स के साथ ऊंचा। ओशन में एक शिप लहरों से उछल रहा है। स्योन हो समझता है कि सिटी फ्लड हो चुकी है और अब उसके सामने चॉइस है, मॉन्स्टर से लड़े या ज़ॉम्बीज से। शिप को देखते हुए वो महसूस करता है कि नेचुरल डिजास्टर्स इंसान को कितना हेल्पलेस बना देती हैं, लेकिन उसे इसी कियोस में ऑपरेट करके अपना अगला मूव करना है। वो बोट लेकर फुल स्पीड में दौड़ता है, क्राफ्ट को सपोर्ट करते हुए बिल्डिंग से सीधा नीचे कूदता है। समय कम है, गवर्नमेंट एजेंट्स आने से पहले सब निपटाना होगा। कुछ देर बाद वो शिप से एंकर करता है। अब तक सब ठीक है, अवेकनर्स ज़ॉम्बीज नहीं बनते, तो क्योंगहुन का थियरी सरप्राइजिंगली सही है। हमारा बॉय कोई वियर्ड सेंसेशन महसूस नहीं कर रहा, ये बड़ी राहत है। वो लैडर पकड़कर सेकंड फेज के लिए शिप पर चढ़ता है। यहाँ ज़ॉम्बीज लर्किंग है। वो उन्हें आवाज़ देता है और उनका अटेंशन अपनी तरफ खींचता है। हमारा बॉय शॉर्ट्स में शील्ड और मेस लिए पावर रेंजर की तरह तैयार खड़ा है। गेम में ज़ॉम्बीज की खास प्रॉपर्टीज थीं। वो वायरस फैलाते नहीं थे, बस हर चीज को प्रे समझते थे और न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करके स्ट्रॉन्गर बनते थे। स्योन हो पूरे जोश से चार्ज करता है और अपनी शील्ड से पहले ज़ॉम्बी को धक्का मारकर गिराता है। फिर मेस उठाकर वो पहले ज़ॉम्बी से कहता है कि अपनी जॉ संभाले, क्योंकि अगला वार आने वाला है। और फिर हमारा बंदा ज़ॉम्बीज को ऐसी प्लास्टिक सर्जरी देता है कि उसकी पूरी शक्ल ही बदल जाती है, सीधे फेस स्मैश करके। इतने आसानी से दोनों ज़ॉम्बीज गिर गए कि जियांग होंग को शक होता है कि शायद ज़ॉम्बीज को इस फेज में बहुत ज़्यादा नर्व कर दिया गया है। उसे 2 पॉइंट्स मिलते हैं और याद आता है कि पहले एक ज़ॉम्बी को मारने के लिए 2 या उससे ज़्यादा हिट्स लगते थे, अब सिर्फ 1। ऑक्स वाली गलती याद आते ही वो तय करता है कि गार्ड कभी नीचे नहीं करेगा। 2 बार वही गलती करना सीधा मौत बुलाना है। हॉलवे चेक करते हुए उसे अंदर बहुत सारे ज़ॉम्बीज फंसे दिखते हैं। कुछ आइडेंटिटी ढूंढ रहे हैं, तो वो आगे बढ़कर लेफ्ट राइट सभी को बुली करते हुए साफ करता जाता है। उसका मेन गोल पिस्टल ढूंढना है, इसलिए व्हील हाउस की तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी एक गन शॉट की आवाज़ आती है और वो शॉक्ड रह जाता है। शिप पर इतने ज़ॉम्बीज के बीच किसी का सर्वाइव कर पाना लगभग इम्पॉसिबल है। वो दौड़ता हुआ आवाज़ के डायरेक्शन में पहुंचता है। सन हो मानता है कि कभी कभी नॉन अवेकनर्स लकी हो जाते हैं, अवेकनर्स के कॉन्टैक्ट के बाद स्पोर्स सर्वाइव करने में। उसकी प्रायोरिटी अब इस आदमी को बचाना है ताकि जानकारी मिल सके, लेकिन वहां पहुंचकर उसे सिर्फ ट्रेजेडी मिलती है। वो आदमी मर चुका है, हाथ में किसी प्रिय इंसान की तस्वीर पकड़े हुए। नारुतो इस यूनिवर्स में 7th होकागे नहीं बन पाया, लेकिन हो के लिए ये मदद बन जाती है। वो इस आदमी की गन उठा लेता है, उसे प्रॉपर रिस्पेक्ट से सुलाता है और कमरे से बाहर आ जाता है। ट्रेजेडी की आदत डालनी ही पड़ेगी, आगे ऐसे हाल कॉमन होंगे। ये भी नेचुरल है कि सर्वाइवल बढ़ाने के लिए उसे कभी कभी इंसानों को भी मारना पड़े। एंकर खुलते समय जियांग हो को शॉक मिलता है। कोई बंदा जेट स्की पर शिप के पास पहुंच रहा है, इसका मतलब कोई और प्लेयर भी पॉइंट्स फार्म करने आया है। दोनों का रास्ता क्रॉस होता है, लेकिन हमारा बॉय वो सब ले चुका है जो उसे चाहिए था, इसलिए उसे परवाह नहीं करता।
अगली सुबह न्यूज़ गेम डेवलपर की डिसअपेरेंस पर बात कर रही है। कोई जवाब नहीं, कोई ट्रेस नहीं। प्रेसिडेंट को ज़ॉम्बीज़ का प्रूफ मिलते ही वो लगातार डिसाइसिव एक्शन ले रहा है। जियार्गो को महसूस होता है कि देश का लीडर भी उसकी तरह ही सोच रहा है। उसे एक बेहद ज़रूरी कॉल याद आता है और वो ली ऊ बाम काउंटर मेजर HQ के एडमिनिस्ट्रेटर को फ़ोन करता है। वो सीधा डूम्सडे का एग्जैक्ट टाइम बताता है। आइडेंटिटी कंफर्म कराने के लिए हॉबगॉब्लिन पर मारकर छोड़े गए गनशॉट वुंड्स का जिक्र करता है। वो दंग रह जाता है। ये वही प्लेयर है। हमारा बॉय उसे एक्सट्रीम स्पीड में सब नोट्स लिखवाता है। एग्जैक्ट डेट, एग्जैक्ट आवर, आफ्टरनून में आने वाला पैकेट, सब। वो उम्मीद करता है कि काउंटर मेजर लोग इस जानकारी से सही काम करेंगे। वॉर के लिए उनकी किस्मत अच्छी हो। प्रेसिडेंट ने असाधारण डिसाइसिवनेस दिखाई है। फॉरम्स में लोग भी समझने लगे हैं कि हालात बेहद बुरे होते जा रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी और इंटरनेट ज़्यादा देर नहीं टिकेंगे, इसलिए ओपिनियंस सॉल्ट के साथ ही लेना होगा। शॉन हुड डिसाइड नहीं कर पाता कि ये सब सच्चा होगा या नहीं। तभी अनाउंसमेंट आती है, 4 दिन का फूड और वाटर स्टॉक करो और परिवारों के पास वापस जाओ। मिलिट्री एक्टिव पेट्रोलिंग कर रही है और सब एक्टिविटीज रोकने का आदेश। ऑफिशियल स्टेटमेंट 20 जुलाई को आएगा। शॉन हो सब देखकर इंटरनली अग्री करता है। परफेक्ट रिस्पॉन्स। उसे बुरा लगता है कि वो लोगों को पहले वार्निंग नहीं दे पाया। अगर उसे पता होता कि सरकार इतना वेल हैंडल कर लेगी तो वो शुरू से अपना ट्रेड पूरी तरह एक्सप्लॉइट करता। ह्यूज मिस, लेकिन मानता है कि वो डिजास्टर रोक नहीं सकता था। जो होना है होगा। वो खुद से अपनी प्रॉमिस दोहराता है। वो कोई हीरो नहीं, बस एक ऑर्डिनरी इंसान। लॉकडाउन्स और क्वारंटीन्स ने दुनिया का हाल बिगाड़ कर रख दिया। नेविगेट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया। इसलिए शॉन हो अपना समय अदर डायमेंशन में बिताने लगा। अपोकलिप्स शुरू होने से 3 दिन पहले उसने डिगिंग खत्म की, धीमी स्पीड पर। वो सारे कुकिंग और फार्मिंग वाले वीडियोस भी डाउनलोड करके रख चुका था, क्योंकि इंटरनेट गायब होने वाला था। 2 दिन पहले डिंगो के साथ एरिया स्काउट करते हुए उसे कुछ गोल्डन एप्पल्स मिलते हैं। लकी फाइंड। उसे लगता है ये जमीन शायद एन्चेंटेड है, फर्टाइल ब्लेसिंग जैसा। 1 दिन पहले फाइनल समस्या आ जाती है। स्टोरेज में स्वीट पोटैटो जेलीज के 2 पैक्स गायब और पास में एक ड्राइड ग्रेप पड़ा है। ऑब्वियस सस्पेक्ट डिंगो है, लेकिन ऑनेस्ट डॉग पूरी मजबूती से डिनाई कर देता है। सेओन हो मजाक और दबाव से सच उगलवाने की कोशिश करता है, लेकिन ये छोटा बेबी रोते हुए इनोसेंट साबित करता है। जस्टिस फॉर डिंगो। अब सेओ को समझ आता है कि उसका फरबॉल इनोसेंट है। वो सीसीटीवी फुटेज चेक करता है। लैपटॉप खोलकर वो स्टंड रह जाता है। एक पूरा बीटल स्क्वाड उसके घर में डॉगी डोर से घुसा, जेली उठाई और पेमेंट में ग्रेप छोड़ गया। बीटल कैमरे की तरफ मुड़कर धन्यवाद भी करता है। अनबिलीवेबल लेवल का स्मार्टनेस। हो की क्यूरियोसिटी और बढ़ जाती है। वो इन प्यारे इंट्रूडर्स से इंटरेक्ट करना चाहता है। सेफ्टी के लिए वो डॉगी डोर लॉक कर देता है। डिंगो थोड़ा सैड। हमारा बॉय इस दुनिया में ज्यादा वक्त नहीं रोक सकता, क्योंकि उसके कुछ मेहमान आने वाले हैं। वो डायमेंशनल पोर्टल खोलकर रियल वर्ल्ड लौट आता है। अगला सीन। सेओन हो प्रोमिनेंट पार्टी मेंबर्स और दोस्तों के साथ बैठा है। सरप्राइज की लॉकडाउन के बावजूद सब सेफ आए हैं। एक नया चेहरा दिखता है, फाइनल टीम मेंबर। ये चार्मिंग प्रिंस है यूऑन, पहले से अवेकेंड। गेम के बारे में कम जानता है, लेकिन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है। हाथ का अनुभव बहुत। जोंग हो को ये एडिशन बहुत पसंद आता है और खुद को नॉन अवेकेंड बताते हुए इंट्रोड्यूस करता है। दोनों पोलाइट है। अब शॉन हो पॉइंट्स पर आ जाता है। सब अपनी अपनी जानकारी शेयर करें। जिम प्रो हंग जुन शुरू करता है। अपनी एक्स वाइफ से बात कर रहा था जब लाइन कट गई। बेटी की तलाश में निकला तो हाईवे पर बिग बैरिकेड्स लगे देखे। इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स के पास के लोगों को इवैक्यूएट किया जा रहा था। डॉक्टर स्वान बताती है कि उसने लोकल पार्क में शेल्टर बनता हुआ देखा। शॉकिंग, लेकिन सच। मिंगक्योंग बताती है कि मार्ट में हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स प्रेसिडेंट के फैसले का विरोध कर रहे थे और सब डिटेन कर लिए गए। ये सारी जानकारी शॉन हो की एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा वैल्यूएबल है। एंड नजदीक है और प्रेसिडेंट साफ डायरेक्शन में बढ़ रहा है। अब मेन सवाल, उसने सबको एक एक करके क्यों पूछा? नेटवर्क की तरह हर जानकारी के पीछे कंसिस्टेंट वजह चाहिए। वो खुद वेटरन बताकर कन्विंस कर सकता था, लेकिन उससे उसकी आइडेंटिटी खतरे में बढ़ती। इसलिए सैंग हो बोलना शुरू करता है और सबको ध्यान से सुनने को कहता है। फिर वो प्रेसिडेंट का अल्टीमेट गोल बोल्डली बताता है, एक कंट्रोल्ड अपोकलिप्स क्रिएट करना। सब लोग स्टन्ड। सैंग हो लॉजिक समझाता है। अनएक्सप्लेन लॉकडाउन्स, नेशनल फैसिलिटीज का एक साथ रुक जाना, इतने ड्रास्टिक कदम का सिर्फ एक कारण है। सुआन तुरंत समझ जाती है, अंत बेहद करीब है। वो डिड्यूस करती है कि गवर्नमेंट को अपोकलिप्स की एग्जैक्ट तारीख पहले से पता है। सैंगो कंफर्म करता है, सस्पेक्ट डेट 20 जुलाई। पैनिक में युआन खड़ा होकर अपने परिवार को बताने भागता है, लेकिन हमारा बॉय चिल्लाकर रोक देता है। वो नहीं चाहता कि सब डर में अपनी अक्ल खो दें। कितना भी क्रूएल लगे, इंडिविजुअल सर्वाइवल इनफाइनाइट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सैंग हो याद दिलाता है कि कल से ही किसी भी वक्त कोई भी ज़ॉम्बी बन सकता है। मौत का डर सब पर मंडरा रहा है। वो मेन पॉइंट पर आता है। फाइल्स निकालकर असली वजह बताता है कि उसने सबको बुलाया क्यों। ट्यूटोरियल फेस की स्ट्रैटेजी और सर्वाइवल डिटेल्स उसके पास है। ह्योंग जुन सोर्स पूछता है। सैंग हो कहता है कि उसने स्ट्रीम्स देखी हैं। वो मिंगक्योंग से झूठ बोलने की माफी भी मांगता है
और वो हंसकर कहती है कि उसने भी ऐसा ही किया था। फाइल्स की वजह से अब सब कुछ उपयोग में आ सकता है, लेकिन सैंग हो सबको मैनुअल स्टिक फॉलो करने की रिक्वेस्ट करता है ताकि वो ट्यूटोरियल क्लियर कर सकें। मीटिंग खत्म होती है और रात आ जाती है, अंत से पहले दुनिया की आखिरी पीसफुल रात। 32 दिन की तैयारी में उसने हर डोमेन में खुद को लेवल अप किया। इम्परफेक्शंस अब भी हैं, लेकिन नो रिग्रेट्स। कॉन्फिडेंट मूव्स के साथ सैनहो अपने देश को एस्टेरॉयड पर मिसाइल्स मारते हुए देखता है और सोचता है शायद ये अंत सच में अवॉइड न होने वाली किस्मत है। अपोकलिप्स ऑफिशियली शुरू। सुबह लॉकडाउन हट गए। सैनहो की सारी प्रेप तैयार, बुलेट प्रूफ ग्लास, ड्यूरेबल डोज, रोजाना की तरह पॉइजन की माइक्रो डोज लेकर रेजिस्टेंस बढ़ाता है। फिर वर्कआउट और जेन्युइनली वो पॉइजन में डूबकर 3001 पुशअप्स कर रहा है। साइटामा कौन, ये आदमी अलग ही लीग में है। सैंगहो कॉम्बैट गियर में फ्लाई लग रहा है, डॉगी के साथ भोजन करता है और 9 बजे वाली अनाउंसमेंट का इंतजार करता है। इतना थका कि झपकी ले लेता है। फिर अचानक टीवी ऑन होता है। प्रेसिडेंट मार्शल लॉ डिक्लेयर करता है, रोड्स बंद, फुल इमरजेंसी। सैंगहो इतना प्रभावित और इमोशनल हो जाता है कि सोचता है इससे बेहतर अंत देश को कोई नहीं दे सकता था। वो रिमोट कसकर पकड़ता है। अल्टीमेट एंड को स्वीकार नहीं कर पा रहा, लेकिन ये फेट अवॉइड नहीं किया जा सकता। इंसानों को बस सर्वाइव करना होगा, और इस बार सैंगहो नया नहीं, वेटरन बनकर अपोकलिप्स में प्रवेश करेगा। स्पोर्स आने में 4 घंटे बचे। 2 घंटे वो अदर वर्ल्ड में बिताता है, वेयरहाउस और आइटम्स चेक करता है, इक्विपमेंट तैयार करता है। उधर रियल वर्ल्ड को लैप्स हो चुका है। लोग एक दूसरे को चोट पहुंचा रहे हैं, लड़ाइयां हो रही हैं, कोई मोरालिटी नहीं बची। एक फैटी तो लिटरली अपनी बट चेक्स बाहर निकालकर घूम रहा है, मौत को रेडी होकर, और उसे कार उड़ा देती है। कुछ लोग दूसरों को मारने में मजा ले रहे हैं। दुनिया खत्म होने वाली है। साइड नोट, तुम लोग ऐसी दुनिया में कैसे सर्वाइव करते, कमेंट्स में बताना। ब्लॉन्ड पंक स्टीयरिंग व्हील पकड़े किसी की डेथ पर परवाह तक नहीं करता। उसका दोस्त मानता है कि कार को फेंक देना ठीक है, क्योंकि आयरन डिजीज वैसे भी सारी गाड़ियों को बेकार कर देगी। दूसरा लड़का बैट उठाकर रूफटॉप की तरफ पॉइंट करता है, उस लोजर को बुलाते हुए जो चुपचाप उन्हें स्पाई कर रहा है। उसे हमारे बॉय से निजी चिढ़ है और वो स्योंग हो को पॉइंट्स के लिए हंट करना चाहता है। स्योंग हो समझ नहीं पाता कि ये आदमी इतना हाई एंड माइटी एक्ट क्यों कर रहा है, लेकिन तभी आसमान से फ्लायर्स गिरते हुए दिखते हैं। अपोकलिप्स के बिल्कुल एज पर भी सरकार लोगों की चिंता कर रही है। ये देखकर हैरानी होती है कि वो अब भी अदर्स की परवाह कर रहे हैं। स्योंग हो इसके उलट एक रूथलेस सर्वाइवर है, प्योर सेल्फ इंटरेस्ट पर चला हुआ। उसे महसूस होता है कि अगर और लोग दूसरों के लिए सोचते तो अपोकलिप्स संभालना बहुत आसान होता। पेपर को क्रश करते हुए वो मानता है कि ये स्टैंडर्ड अनरियलिस्टिक है। उसे अपने प्रेपरेशंस पर ही लौटना है। अगला सीन, स्पोर्ट्स वर्ल्ड से टकराने में मुश्किल से 3 मिनट बचे हैं। स्योंग हो ने कई एयर टैंक्स इकट्ठे कर लिए हैं और सोचता है कि डिजीज टेकओवर शुरू होने से पहले क्या ये काफी होंगे। उसने शहर के हर रूट को याद कर रखा है ताकि सामान रिफिल करना आसान हो। वॉच देखते हुए स्योंग हो सोचता है कि अगर वो इसे उतारना भूल जाए तो क्या होगा। फिर खुद ही समझ जाता है कि वो ज्यादा सोच रहा है। सिंपल रखते हुए वो हेलमेट पहन लेता है। 1 PM हो चुके हैं। स्पोर्ट्स ने कांटेक्ट कर लिया है। स्योंग हो खुद को स्टडी करता है, बाइक किक स्टार्ट करता है और उम्मीद करता है कि सब उसके प्लान के मुताबिक चलें। सीन इन्फेक्शन की राइज पर शिफ्ट होता है। स्पोर्ट्स ने आम लोगों को प्रभावित करना शुरू कर दिया है। जिंदगी धीरे धीरे उनके अंदर से खिंच रही है और आखिर में सिर्फ फ्लैश ईटिंग कॉप्सेस बचते हैं। ये पर्पलिश ग्राउलिंग मॉन्स्टर्स किसी एक खास आवाज की तरफ खिंचने लगते हैं। स्योंग हो फुल स्पीड पर ज़ॉम्बीज के अगेंस्ट दौड़ रहा है। उसे हैरानी है कि इस एरिया में ज़ॉम्बीज कम हैं। अच्छी बात है, क्योंकि ज्यादातर लोग घर में ही मरे और परिवार के साथ ज़ॉम्बी बने। उसे तो बस ऐसे लोग ढूंढने में दिलचस्पी है जो ज़ॉम्बी नहीं बने। लेकिन ओवरऑल हालात इतने बुरे नहीं लग रहे। सामने क्लियर रास्ता दिख रहा है। शॉर्टकट लेते हुए वो ज़ॉम्बीज से दूर रहना चाहता है ताकि फार्मिंग में दिक्कत ना आए। स्टोर्स के शटर अभी नीचे हैं, इससे उसे ग्लास को स्लेज हैमर से तोड़ना आसान हो जाता है। वो कड़क वार करता है और अंदर घुस जाता है। अंदर जाते ही वो पोर्टल कमांड देता है, जानते हुए कि उसे बहुत तेजी से काम करना होगा। वो जो भी हाथ में आता है उठाता जाता है। स्पोर्ट्स को ज़ॉम्बीज पर फुल माइंड कंट्रोल शुरू होने में अभी थोड़ा समय है। कोऑर्डिनेटेड ज़ॉम्बी असॉल्ट शुरू होने से पहले हार्डवेयर स्टोर लूट करना ही उसका सबसे सेफ ऑप्शन है ताकि फाइट्स अवॉइड हो सके। इस वक्त हमारा बॉय लिटरली हर चीज उठाकर फेंक रहा है। डॉगों को दवाइयों की पूरी दुनिया भेज रहा है। फार्मेसी पूरा लूटने के बाद स्योंग हो अपनी प्रोग्रेस चेक करता है और रियलाइज करता है कि वो अपने प्लान से कहीं तेज चल रहा है। ये ऐसा उसे लगता है क्योंकि जैसे ही वो हार्डवेयर स्टोर पहुंचता है उसको डबल लेयर सिक्योरिटी मिलती है, लेकिन वो पहले से प्रिपेयर्ड है, इसी वजह से टैंक साथ लाया था। स्योंग हो ऑक्सीजन कटर का फोकस्ड हीट ऑन कर देता है। छोटा सा प्रॉब्लम, ये मशीन बहुत लाउड है और आसपास के ज़ॉम्बीज को खींच रही है। बस एक नज़र डालते ही स्योंग हो को याद आता है कि गेम में उनके ट्रैकिंग सेंसेस नर्व्ड थे, लेकिन फिर भी उन्हें सोर्स तक पहुंचने में कुछ ही सेकंड्स लगते थे। अब पूरा का पूरा होड़ उसे चारों तरफ से घेर चुका है और ये उसकी मौत का सीधा ऐलान जैसा लग रहा है।